हेलो 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 मेरे क्लास 9 के चाहने वाले मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी बच्चों के। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे बेटा। तो मैं आपका अपना निक्कू भैया आ चुका हूं बेटा आप लोगों के लिए। आपकी एग्जाम है तो आपके निक्कू भैया आपके लिए खड़े हैं बेटा। और इस लेक्चर में आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही है भैया। इस लेक्चर में आपके लिए मैं आपका वन शॉट लेके आना हूँ क्लास 9 एसएसटी का हिंदी मीडियम का बेटा, जिसमें आपको मैं बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। चैप्टर वाइज बता देंगे, आपको हर एक तरीके से बता देंगे। और साथ साथ बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले पहली चीज मेरी सुनो, क्योंकि आपकी क्लास, आपका बेटा क्लास 9th का जो आपका CYQ सेशन है, जिस दिन आपका एग्जाम है 14th मार्च को बेटा आपका जो CYQ सेशन लगेगा वो लगेगा बेटा कितने बजे से? 8:30 बजे से। 8:30 बजे भैया सारे के सारे बच्चे आ जाइए मेरे पास। इसमें मैं करंट ईयर क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। सुबह की क्लास है, ये आपको मिस नहीं करनी। पहली बात तो ये समझ लो, इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें स्टार लगा रहा हूं। ये क्लास मिस मत करना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया धीरे धीरे से आगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समरी भी बताऊंगा, है ना। समरी भी बताने वाला है क्या क्या इसमें चलेगा। भारत आकार और स्थिति आपका इंपॉर्टेंट है भैया। और साथ में लास्ट में मैं आपको मैप भी करवाने वाला हूं। मैप तक के लिए रुके रहना बेटा, लास्ट में मैप भी बताऊंगा मैं कहां कहां इंपॉर्टेंट आपकी चीजें चलेगी। ठीक है भाई, भारत आकार और स्थिति में बताएगा कि भारत का आकार क्या है, भारत का स्थिति क्या है इसमें, कि भारत कहां पर रुका हुआ है ना, कहां कौन से कितने डिग्रीज पे, कितने मिनट्स पे रुका हुआ है, पहले बात ध्यान रखो भैया। और सीधी सी बात है, महाद्वीप कितने सबसे पहले हमारा चालू होता है? एशिया महाद्वीप में कौन आता है? हमारा भारत आता है। इसके मैप भी इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर से। मैप में आपको लास्ट में कराऊंगा। इसमें एक टेबल दे रखी है, ये आपका हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बेटा जी, कि भारत या फिर देश के क्या बोल रहा है भैया, ऐसे विश्व के 7 सबसे बड़े देशों के नाम लिखिए। तो आपको इस सीक्वेंस से लिख के आना पड़ता है। रूस है, कनाडा है, यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। इस प्रकार से आपको ये सिस्टम यहाँ पे दे रखा है। आपको ये सीक्वेंस वाइज लिखा जाता है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, ये बात ध्यान रखो बेटा, है ना। ये भी आपको पूछा जाता है। अब इधर से भैया कर्क रेखा जो है अपनी, हाँ इसमें तुमको बता ही देता हूं मैप में, 2 मिनट रुक जाओ। मैप में इस चैप्टर का तुमको अभी यहीं पे बता देता हूं। नगद ही बताता हूं, नगद उदाहरण नहीं बेटा, नगद बताता हूं। देख भाई, इस चैप्टर का नगद मैप जो है, इस चैप्टर का जो नगद मैप है वो ये मैप है। पहली बात तो तुमने देख लिया होगा, ये एशिया, यूरोप महासागर, अपने 7 महाद्वीप है ना। अब इसमें आपको ये वाला मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि बेटा यहाँ आपको दिख रहा है, आपको कर्क रेखा है। कर्क रेखा किन किन स्टेट्स या किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा का यहाँ पे पूरा का पूरा सीन तुम्हारा बना हुआ है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजर रही है यहाँ पे आपको दिख रही होगी इस प्रकार से। ये कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना, इनसे होकर अपनी पूरी की पूरी गुजर रही है। ये आपको इससे ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा, ये मत ध्यान रखो। साथ साथ ये मैप का एक और सिस्टम समझो भाई, इस मैप से तुम लोगों को बेटा अपनी स्टेट्स भी याद रखनी है कि अपनी स्टेट्स कहां कहां पर सिचुएटेड है। स्टेट्स और उसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है कि स्टेट्स और उसकी लोकेशन कहां कहां पर है, क्योंकि ये आपसे स्टेट कभी कभार पूछ लेता है। जैसे कि लाइक दैट तुमको कभी इसमें से भाई पूछ लिया कि सिक्किम किधर है, आपको इसमें से पूछ लिया भाई तेलंगाना किधर है ना, आपको इसमें पूछा भाई नागालैंड कहां है। तो आपको देखो सीधी सी बात है, 4 नंबर के आपको 4 पॉइंट्स आते हैं। कितने पॉइंट्स आते हैं? 4 पॉइंट्स आते हैं। 4 पॉइंट्स में से आपको बताना होता है कि कहां पर कौन सी चीजें सिचुएटेड है। ठीक है भाई, वही चीजों का आपको ध्यान रखना है। इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सी स्टेट कहां पर है। और जो अपने एकदम सेंचुअल की जो आ सकते हैं वो है, जैसे आपका लक्षद्वीप हुआ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां से आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें ऐसी पूछ जाती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये नीचे नीचे की बात करो तो ये 4 चीज को तो ध्यान देना। और ये पूछते हैं बंगाली खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज रिस्पेक्टिव टू आवर एग्जाम पर्पस। ठीक है, अरब सागर में कौन सा है बेटा? लक्षद्वीप है। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप है बेटा, लक्षद्वीप द्वीप समूह वहां पर है। ये बहुत ध्यान रखना, कौन कहां पे गिर रहा है, कौन कहां पे है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के, पहले चैप्टर के मैप के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन तो मैं करवाने वाला हूं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से। ठीक है, और साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों के नाम भी आपका होना चाहिए। पाकिस्तान है, चीन है, तिब्बत है ना, श्रीलंका हो गया अपने यहाँ से, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार है, अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपके भारत के पड़ोसी देश, नेपाल हो गया। ठीक है,
ये आपको याद होने चाहिए। इसमें से मैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बता रहा हूँ, वो हाइलाइट्स आप अपनी कॉपी में लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, लेकिन बेटा उसको याद रखना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। इतनी बात मेरी आप लोग अपने दिमाग में ध्यान रख लेना, ठीक है गाइज। अब इसके बाद सारे मैप मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगा, टेंशन ना लो। अब बात करते हैं इसके थोड़े एमसीक्यूज के बारे में। अब करके रेखा अभियान मैंने बताया किस राज्य से नहीं गुजरती है। सबसे पहले रीड क्वेश्चन केयरफुली, आपको पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आपका सिस्टम आएगा। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा किससे नहीं गुजरती भाई? सबसे पहले हमने देखा भाई सर राजस्थान से हो रही है, छत्तीसगढ़ जा रही है, त्रिपुरा जा रही है, ओडिशा एक ऐसा राज्य जहां से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये आपका सिस्टम हो जाएगा। अब आपको ये इसका भैया सबसे देना है, अब इसका आंसर आपको कमेंट में देना है फटाफट करके कि भाई कमेंट में इसका आंसर क्या होगा कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है, सबसे पूर्व पे क्या एल्टीट्यूड है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट, ईस्ट पे सबसे ज्यादा क्या है ना, पूर्व में सबसे ज्यादा क्या आता है, आपको इसका भी आंसर देना है, पूर्व में सबसे ऊपर क्या आता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसमें मैं आपको और भी दे रहा हूं, ये वाला इसका बता दो। ग्रीष्म काल में यदि आप करावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित में जाएंगे? करावती। ये इतने बहुत डीप क्वेश्चन आपको दे रहा हूं पर इजी भी है। अरब सागर तो बंगाल खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। अभी मैंने बताया था कि अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये पहले ही बताया था मैंने, अभी बता रहा हूं, इजी है ये, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं आप लोगों को, ठीक है बच्चावाड़ी। अब भारत के दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव द्वीपीय शहर हमारे पड़ोसी हैं। हाँ, मालदीव भूल गया था मैं। मालदीव बेसिकली उसमें सबसे नीचे आता है, श्रीलंका के भी नीचे आता है मालदीव, है ना, वहां पे आपको ध्यान देना है मालदीव का भी। जैसे मालदीव में है नहीं, मेरे ख्याल से कि है शायद नहीं, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये मालदीव अपना पड़ोसी देश है, इसको मैं भूल गया था पता नहीं कैसे, बट मालदीव जहाँ वही लोग हनीमून पे बहुत ज्यादा जाते हैं भैया। पूरा का पूरा जो ये कंट्री है बेसिकली पानी में ही डूबा हुआ, 70% पानी में डूबा हुआ, देखो तुमको दिख रहा है 70% पानी में डूबा। हाँ, कभी कभी हिंद महासागर पूछ लेता है, तो हिंद महासागर आपका यहाँ पर है। ये छोटी बेसिक डिटेल है भाई, बेसिक मैप तुमको याद होना चाहिए, बेसिक मैप तुमको याद होना चाहिए। मैप कैसे आएगा? मैप तुम्हारा नॉर्मली बना आएगा, जैसे मान लो तुम्हारा मैप 2 मिनट के लिए डेमो के लिए बना के देता हूं मैं। ठीक है, बेसिकली तुम्हारा मान लो डेमो मैप ही है ना, पूरा पूरा वो नहीं, परफेक्ट नहीं है, बट डेमो है। इसमें पूछ लिया भाई तुमसे तुमसे इसमें पूछ लिया भाई लक्षद्वीप, लक्षद्वीप बना के आओ। लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप कहाँ है? तुम क्या करोगे, एक पॉइंट लेना तुमको, तुमने पॉइंट लिया, ऐसा पॉइंट लिया, स्टार ले लिया, कुछ भी ले लिया, ऐसा पॉइंट या स्टार लिया, यहाँ पे तुमने लिख दिया लक्षद्वीप। क्या लिख दिया तुमने यहाँ पे लिख दिया तुमने लक्षद्वीप। भाई हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ऐसे लिखना है। अब उनने पूछ लिया भाई नॉर्मली, क्या पूछ लिया? अरब सागर, तुमको लिख के आना अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपको, और इस तरीके से क्वेश्चन को ही ध्यान रखना है। आपको मैप दिया हुआ होगा, मैप आपको दिया हुआ होगा, मैप आपको एग्जाम में ही मिल जाएगा, मैप आपको एग्जाम में ही मिल जाएगा। अभी तक एग्जाम दी होगी तो आपको हाफ ईयरली में पता चल गया होगा कि हाँ यार सर आता है हमको एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से करना है। अब कुछ भी पूछ ले आपसे, बंगाली खाड़ी पूछ ले, लिख के आ जाना बंगाली खाड़ी। आपसे हिंद महासागर पूछ ले, यहाँ पे हिंद महासागर लिख के आ जाना, ठीक है। आपसे कोई स्टेट अगर उसने सिक्किम पूछ ले तो यहाँ लिख के आ जाओ भैया ये एरिया सिक्किम, ऐसे करके सिक्किम लिख के आ जाओ, है ना। या फिर तुम ऐसे ही कर दो, नॉर्मली डॉट लगा दो। मिजोरम पूछा तो यहाँ पे करके यहाँ पे ऐसा लगा दो यूं, तो मिजोरम लिख के आ जाओ, मिजोरम, ठीक है। बस सिंपली ये सिस्टम चलेगा मैप का। मैप अभी और भी है अपने चैप्टर के आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको मैप्स भी बता दूंगा, कोई इशू उसमें है नहीं बेटा किसी प्रकार का, ठीक है। अब देखो उन देशों के नाम बताए जो क्षेत्रों में भारत से बड़े हैं। देख भाई भारत से बड़े हैं, यही पूछा है। क्या पूछा है कि जो भारत से बड़े हैं, इसमें आता है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश हैं। तो मैं तुमको पहले बताया ऑस्ट्रेलिया भी जी हाँ बड़ा है। माना कि ऑस्ट्रेलिया कोस्टल लाइन पे है ना समंदर में है, लेकिन वो भी भाई बड़ा तो है, इंडिया से एरिया वाइज बड़ा है। पॉपुलेशन वाइज तो हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, पॉपुलेशन में भाई कोई भी नहीं आता है। पॉपुलेशन में हम आते हैं, हम जहाँ आते हैं वहाँ कोई भी नहीं आता है, हम जहाँ खड़े जाते हैं वहाँ पे सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। इंडिया की भैया यही है भैया कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी रखी है, और बढ़ेगी भी क्यों नहीं भाई। क्या करें, अब कुछ नियम कायदे आएंगे तो आदमी चलेगा सही साइड, नहीं तो क्या है। अब मैं क्या ही बोलूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना विवाद हो जाएगा। चलो हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। देखो उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तरी नॉर्थन एंड उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न पड़ोसी देशों के नाम बताइए। देखो भाई सीधी सी बात है, भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर और पश्चिम में, उत्तर मतलब भैया नॉर्थ और पश्चिम मतलब बोले तो अपन वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में क्या आता है भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे पाकिस्तान आता है ना, भूखा पैसा बेचारा, और एक इधर उसके ऊपर आता है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान आता है, ठीक है।
समझ में आई मेरी बात? तो ये सिस्टम हो जाता है यहाँ से। ठीक है लाडले, ये अपना सिस्टम यहाँ से हो जाता है। तो अफगानिस्तान आता, ऊपर भारत आता। समझ में आ गई? जैसे मान लो यार वापस से मैप बनाता हूँ तुमको थोड़ा सा समझ में आने के लिए। मैप तो बेटा देख बहुत जरूरी होता है। अरे यार अब तुम समझ जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ अपना इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अपना अफगानिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट में हो गया, अभी साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। अब उत्तर में कौन है? चीन है। उत्तर में तुमको यहाँ पे चीन दिखता है, यहाँ पे बड़ा सा चीन दिखता है उत्तर में, ठीक है। चीन है, फिर यहाँ पे अपन नेपाल भी दिखता है, फिर यहाँ पे इसके जस्ट पास में आपको भूटान दिखता है। उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर क्या है? म्यांमार और बांग्लादेश। तो मैं तुमको बता ही दिए हैं, वापस में बोलाने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, पहले से मैं बता चुका हूँ। क्योंकि भारत के किन किन राज्यों से करके रेखा गुजरती है पहले बता चुका हूँ। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है? अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे बन सकता है? एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसको ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है? 2 घंटे पहले क्यों होता है? तो भाई सीधी सी बात है, सूर्योदय पूर्व में होता है, अर्थात पूर्व में समय पश्चिम की अपेक्षा आगे होता है। वेरी फैक्चुअल आंसर, वेरी फैक्चुअल है, तथ्यात्मक आंसर है इसका। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है सर, जब हम मैप की बात करते हैं तो भैया जो चीज ईस्ट में होगी, जो शहर ईस्ट में होगा, जैसे दुनिया का सबसे पहला सूरज कहाँ सूरज की किरणें कहाँ आती है? दुनिया की सबसे पहले सूरज की किरणें कहाँ आती है? तो इस दुनिया की सूरज की किरणें सबसे पहले कहाँ पर आती है? जापान में आती है। कहाँ पे आती है? जापान। सर क्यों आती है जापान में? क्योंकि मैं तेरे को अगर यहाँ पे बताऊँ, देखो देखो वर्ल्ड मैप में, छोटा सा वर्ल्ड मैप, तो क्या है ये? वर्ल्ड नहीं है, कॉन्टिनेंट मैप दिखाता हूँ तेरे को मैं एक बार। कॉन्टिनेंट मैप में तेरे को दिखाऊँ यहाँ पर, कॉन्टिनेंट मैप में अगर यहाँ पे दिखाता हूं कि क्या सिस्टम है। तो देख कॉन्टिनेंट मैप की बात करूंगा मैं, तो तू समझ लाडले कि यहाँ पर क्या है? प्रशांत महासागर है, और ये अपना यहाँ पर इधर इधर ये हाँ, ये अपना यहाँ पे जापान इधर ईस्ट में। तो ईस्टर्न है, एकदम ईस्टर्न कोस्ट है। सबसे पहले सूर्य किरण यहीं पड़ेगी, ईस्ट में से सूरज उगता है। अगर वेस्ट में उगती तो वेस्ट में पड़ती। और हमारे वैसे ही एमपी की बात करूं मैं, एमपी नहीं यार, वैसे में बात करूं मैं किसकी? अपने इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे ईस्ट में तेरे को क्या दिख रहा है लाडले? इंडिया में देखो सबसे ईस्ट में क्या दिख रहा है? सबसे ईस्ट में तू बोलेगा सर अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, बस। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर ईस्ट सबसे पहले आता है, 2 घंटे पहले शुरू हो जाता है। माना तो वैसे तो यहाँ पर एक मानक सीमा बना रखी है जिसमें टाइम को जोन में बांट रखा है ना, ऐसा कोई फर्क ज्यादा रहता नहीं, बट 2 घंटे पहले सूर्य की किरणें आ जाती है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 2 घंटे पहले सूर्य की किरण आ जाती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की अंतिम मध्याह्न रेखा 97 डिग्री पश्चिम मिनट पूर्व पे है, जबकि गुजरात के पश्चिम भाग की, गुजरात वेस्टर्न की मध्याह्न रेखा 68 डिग्री 7 पूर्व है। इन दोनों स्थानों में लगभग 30 मध्याह्न रेखाओं का अंतर है। इस वजह से अगला, प्रत्येक मध्याह्न रेखा पर सूर्य निकलने के समय 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का अंतर होता है प्रत्येक मध्याह्न से रेखा पर। तो इसी प्रकार गुजरात के पश्चिम के पूर्वी भाग की तुलना में 2 घंटे पीछे रहता है। आगे मेरी बात समझ में? देख 30 मध्याह्न लगाता है ना, 30 मध्याह्न की रेखा का अंतर है, तो 30 इंटू और 1 में कितना लग रहा है? 4 मिनट। 1 में लग रहा है 4 मिनट, 3 से 4 कितना हो गया? 120 मिनट। 120 मिनट अब कितने घंटे होते? तुम देख ले बेटा, 2 घंटे होते कि नहीं होते? 60 से डिवाइड करेगा तो 6 दूनी 12, 2 घंटे हुए कि नहीं हुए? सीधी सी बात है, 2 घंटे का समय लगता है। अगला, इस प्रकार गुजरात के पश्चिम भाग में अरुणाचल, हाँ, फिर भारत की घड़ियां 82 डिग्री के पूर्व 30 के पूर्व मानक समय को बताती है। प्रत्येक मध्याह्न रेखा पर घड़ी के अनुसार समय एक जैसा ही रहता है। 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है ये भारत का मानक यामोत्तर है। मतलब इससे हम एक तरीके से मानक टाइम को, जो मानक समय निर्धारण रेखा है या मध्याह्न रेखा है, वो मध्याह्न रेखा क्या है बेटा? 82 डिग्री 30 मिनट्स पे ये अपने क्या होता है? लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के हिसाब से बनता है ये रेखा भारत के इलाहाबाद जनपद से होकर गुजरती है, बीच में, सेंटर यूपी बीच में से गुजरती है। मैंने तो बताया था उस टाइम पे, उससे गुजरती है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इस क्रिया किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ है? तो भारतीय भूखंड पूर्वी पश्चिम एशिया के केंद्र में स्थित है ना, भारतीय भूखंड, सही बात है। प्राचीन समय में भारत का समुद्री व्यापार जो है समुद्र मार्ग से होता था। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत का केंद्रीय स्थिति इस कार्य में सहायक रही है। भारत के विचार जो है तथा वस्तु का आदान प्रदान अफ्रीका के पूर्वी तट से होता था, है ना। जैसे एशिया के पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्व में जाए चीन, जापान तथा दक्षिण पूर्व के देशों के साथ होता था, है ना। भारत के
पुरानी बात कर रहे हैं अपन उसमें, है ना। उत्तर में पर्वतों का आर पार जाने वाली विभिन्न दर्रों से प्राचीन यात्री आने जाने का मार्ग था। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंकों एवं दशमलव प्रणाली से संबंधित विचार भी इसी माध्यम से विश्व के अन्य भाग में पहुंचे। मसाले, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भी भारत से अन्य देशों में लाया जाता था और इससे ही ले जाया जाता था, और कोई इसमें साधन नहीं थे। ठीक है भाई। अब देखो दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला, पश्चिम एशिया से विभिन्न प्रकार के गुंबद और मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। हिंद महासागर में स्थित किसी भी अन्य देश का समुद्र तट भारत का इतना बड़ा नहीं है, और वास्तव में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नामकरण क्या हुआ बेटा, हिंद महासागर भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, मेरी बात समझ में, इसलिए इसका हिंद महासागर के नाम पर रखा गया है, ये ध्यान रखना। अगला है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसमें आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा अभी सही। भारत के द्वीप समूह पर टिप्पणी लिखित है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लिखना है। तो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में द्वीप श्रृंखला के ऊपर रूप में फैले हुए हैं। ठीक है, द्वीप मतलब कि छोटे छोटे से जैसे टापू बने हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। ठीक है, फिर सन 1973 के पहले इसे लक्षद्वीप, है ना, मिनिकॉय और अमन द्वीप के नाम जाना जाता है। इसकी संख्या बहुत है, इसके दो भाग है, अंडमान और निकोबार। यहाँ पादप एवं जंतुओं के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, पादप भी पाए जाते हैं। जो पादप मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु को फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, इसके आगे बढ़ते हैं। इसका क्षेत्र 32 वर्ग किलोमीटर का है भैया। इसका ये निम्नजित पर्वतमालाओं के शिखर है। यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर पर्वतमालाओं के शिखर है, बेरी पर्वतों के शिखर हैं। ठीक है, करावती इसका प्रशासनिक मुख्यालय है, और इसका प्रशासनिक मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर ही है, यहाँ पर एयरपोर्ट भी है पोर्ट ब्लेयर में, और प्रशासनिक मुख्यालय मतलब राजधानी जैसे समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ से इसका क्या हो रहा है बेटा, राजधानी एक तरीके से, क्योंकि यहाँ से इसके पूरे के पूरे ऑपरेशंस हेल्ड किए जाते हैं। यहाँ से पूरे इसके ऑपरेशन सारे काम वगैरह ही हेल्ड किए जाते हैं, है ना। पटली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पर घने जंगलों में आच्छादित है। यहाँ पर जंगल मिलता है अंडमान निकोबार में। ठीक है, अरावली विंध्याचल की पहाड़ी में कौन सा पठार स्थित है, तो भाई दक्कन का पठार यहाँ पर स्थित है। इसका जो मैप है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट एवं कंचनजंगा में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो माउंट एवरेस्ट आपको पता है 8848 मीटर का आपका क्या आता है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट आता है बेटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पिछले इसमें। अब इसे तुमको बताता हूँ मैं, बांगर और खादर की बात कर रहा हूँ। बांगर और खादर में अंतर ध्यान रखना है इसमें, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। बांगर और खादर में अंतर, बांगर खादर, क्योंकि टेक्निकल चीज़ ज्योग्राफी में क्या समरी बताऊँ तेरे को, मैं वही बताऊंगा ना, तो कोई वन लाइनर। बांगर खादर में अंतर बताया गया है इसमें। अरे यार ये क्या है, हाँ, इसमें पूर्वी घाट पश्चिम घाट को याद रखना है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बीच में अंतर याद रखना है इसमें, है ना। ये अंतर, दो जो अंतर है बेटा आपके बढ़िया क्वेश्चन बनने वाले, और ये जो है ये तो आपका क्वेश्चन बनने वाला। अब जैसे ये पूछता है कि भाई जैसे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट क्या है, तो ये ईस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, और ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट आ जाता है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट आ जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पर साइमल्टेनियसली मिल जाते हैं। यहाँ पूछ लेता है भाई कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, महेंद्रगिरी। क्या है बेटा, महेंद्रगिरी। यहाँ पे वेस्टर्न के कौन सा बेटा, अनाईमुड़ी। तो यहाँ पे अपने को अनाईमुड़ी याद होना चाहिए। इसकी कितनी किलोमीटर की, 1501 के 2964 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर है, कितनी मीटर की है, वो भी आपको यहाँ से पूछी जाती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भाई इजीली समझ में आ जाए, है ना। आपको ऐसा आ सकता है उत्तरी मैदान पर टिप्पणी लिखिए, क्या सकता है, उत्तरी मैदान पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे भारतीय द्वीप समूह, भारतीय द्वीप समूह पर, द्वीप समूह बोलते हैं ना इसको, द्वीप समूह अपने जो है द्वीप समूह कौन है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, इन पर टिप्पणी लिखी, ये आपको पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। अब जैसे मैंने बोलता हूँ कि भारतीय मरुस्थल, भारतीय अभी थार मरुस्थल की बात करूँ मैं, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल में सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, तो लूनी नदी है। कौन सी नदी है, लूनी नदी है ना। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका यहाँ से। तो ऐसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से मोटा मोटा क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उस तरीके से आप लोग इजीली कर सकते हो। जैसे इसमें पूछता है जलोढ़ मिट्टी, है ना, कहाँ पाई जाती है, उत्तरी मैदान में पाई जाती है। अब बांगर और खादर कैसा भैया, पुरानी जलोढ़ है, ये नई जलोढ़ है, उपजाऊ होती है, उपजाऊ नहीं होती है ना। इसमें कंकर मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसमें कम पाई जाती है ना, इसलिए है। ठीक है, और कहाँ से निकलती, उत्तरी मैदान में मिलती है ना, उसका रूप है। खादर
आया है ना, खादर भी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से भाबर आता है, भाबर किसे कहते हैं, भाबर एक बेल्ट होता है ना, ये भाबर को भी ध्यान रखना, भाबर किसे कहते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन इसके से प्राइम क्वेश्चंस हैं। ये प्राइम क्वेश्चंस में आपको इसके टॉपिक ओवरऑल अपन ने इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको आप अच्छे से ध्यान रखना मेरे लाडलों कि ये कहाँ पे है, और इसको बढ़िया से करके जाना है। आराम से इसमें क्वेश्चन फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। क्या है मेरी गारंटी? ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अपवाह की बात करूं तो भारत में किस नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो भारत में गंगा नदी की अपवाह ड्रेनेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको पढ़ा रखा है, ड्रेनेज सिस्टम जो है सबसे ज्यादा बड़ा है, अपवाह होता है, इस प्रकार से नदियां ड्रेन करती है। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी बनी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे, आपने अगर मान लो थोड़ी बहुत भी बुक कभी देखी होगी, एनसीईआरटी निकाल के देख लो भैया, अगर इतना तुमको लगता है एनसीईआरटी निकाल के देख लो। इसमें बेसिकली 2 नदियों के बारे में बताया गया है ना, बारामासी नदी और मतलब हिमालयन रिवर और प्रायद्वीपीय नदी और बारामासी नदी, दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल शिमोगा। कुंचिकल शिमोगा जलप्रपात कर्नाटक में सबसे बड़ा जलप्रपात यहाँ पर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शाखाओं की समान अपवाह का प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? ये भी बताना भैया, है ना। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये ध्यान रखना, वुलर झील किस राज्य में है? तीसरी बात, जम्मू कश्मीर और सब। ये एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ मुझे, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। सबसे बड़ी खारी झील, खारी या नमक, सॉल्ट वाटर लेक, झील का नाम बताइए, है ना। सबसे बड़ी खारी या नमक की झील कौन सी है ना। खारे पानी की झील बोल दूं उसको मैं, या सॉल्ट वाटर लेक बोल दूं, कौन सी है भैया ये आप बता दो कि कौन सी है इनमें से। आप इसको भैया सारे बच्चे अगर यहाँ तक अगर देख रहे हो लाडलो, तो कमेंट करके बता दो कौन सी झील है। कमेंट करके मुझे बता दो, मैं देखता हूं बेटा हर एक बच्चे के कमेंट, वहां से मुझे समझ में जाएगा बेटा तुम कितने पानी में हो, कितने तुम सूखे में हो। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा वृक्ष क्षेत्र तुमने पढ़ लिया है? ये भी पढ़ लिया है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम, अरे कहाँ गया भाई? हाँ, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है बेटा? सीधी सी बात है, नर्मदा नदी जो है बेटा अपनी, वो कहाँ से निकली है? अमरकंटक से निकली है, ध्यान रखना। और अमरकंटक पे स्थित एक बांध है, अमरकंटक पे स्थित, सॉरी, नर्मदा नदी जहाँ पे बहती कहाँ से? अमरकंटक से। बांध मतलब क्या है कि भैया जहां पर बांध बना है नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है, वो है बेटा सरदार सरोवर बांध। क्या है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है बेटा वो सबसे बड़ा बांध है, और नर्मदा रिवर कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के सबसे बड़े बांध में से एक है, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर बेटा? जो कि गुजरात में स्थित है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। बांध पूछते हैं, इससे भी मैप है, मैं आगे करवाऊंगा आपको इसका भी मैप लास्ट में। देखो लास्ट में सारे मैप करवा दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमको वैसे 4-5 मैप करने हैं। उतने मैप करके चल जाना, उतने पॉइंट्स करके चल जाना, नी छपे एग्जाम में तो गारंटी। ठीक है, ओके, समझ में आई मेरी बात? तो अमरकंटक आपको ये ध्यान रखना है, अमरकंटक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। ऐसे आगे भी मैं आपको नदियां बताऊंगा, इसमें नदियां पूछ लेते हैं, जैसे नर्मदा नदी पूछ लेते हैं कभी कभार कि नर्मदा नदी कहाँ से कहाँ बह रही है। ब्रह्मपुत्र जो बोलता हूँ मैं, ब्रह्मपुत्र पूछ लेते हैं, गंगा पूछ लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। जैसे सिंधु नदी पूछ लेते हैं, सिंधु नदी, है ना, इंडस रिवर पूछ लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये 3 बड़ी हिमालयन रिवर भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, और ना बता तो पूछ भी लेते हैं कभी कभार, वो कोई दिक्कत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी लवणी झील वाली झील है? लवणी मतलब कि जो साल्ट वाटर, है ना, लवणी मतलब क्या होता है? साल्ट वाटर, नमक वाले, नमक के पानी वाले, साल्ट वाटर वाली झील कौन सी है ना, कौन सी है? तो भैया सांबर है, डल है, गोविंद सागर है, बताओ कौन सी है? वुलर है कि नहीं? वुलर कैसी झील है, जल्दी बताओ, वुलर कैसी झील है? अब तुमको पता होगा, है ना इसका आंसर। अब मैं क्या बात है, इशारे समझ जाओ। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, या फिर महानदी है? मतलब क्या बोल रहा हूं, देखो 2 प्रकार की होती है, हिमालयन रिवर, एक होती है पेनिनसुलर रिवर। कौन सी होती है? पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सबसे बड़ी, मतलब सबसे क्या इस पेनिनसुलर रिवर की मतलब कि बोले तो प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी बेटा? महानदी है। कौन सी है? गोदावरी इसकी सबसे बड़ी नदी हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा? गोदावरी हो जाती है। 1465 किलोमीटर के समथिंग, कुछ अप्रोक्सीमेटली 1465 किलोमीटर समथिंग इसकी गोदावरी हो जाती है। यहाँ पर भैया ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी आपको हिमालयन रिवर की, ऐसी आपको सेम टू सेम हिमालयन रिवर की भी पूछी जाती है कि हिमालय नदी, हिमालय या फिर 12 नदियों में सबसे बड़ी नदी का नाम जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कौन सा है सर, ये वाला है। आई मेरी बात समझ में क्लियर है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को रुक करते हैं हम फटाफट से बच्चे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये भैया सारे के सारे बच्चे बता दो मुझे फटाफट से, कौन सी नदी बहती है। देखो कुछ होमवर्क भी तुमको देना पड़ेगा, सब कुछ मैं बता दूंगा, तुम क्या करोगे, बैठ के चने खेलोगे, क्या करोगे बेटा। जल विभाजक का कार्य क्या होता है, वाटर डिवाइडिंग क्या होता है। तो ये कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हुआ, उच्च भूमि हुई, दो पड़ोसी अपवाह हुए, है ना, द्रोणी पर्वत के जो भी दो पड़ोसी अपवाह है, इन सभी को क्या करने का काम करता है, इन सभी को ये क्या काम करता है, तो दोनों पर्वतों के एक दूसरे से अलग करता है। क्या करता है, एक दूसरे से अलग करते हैं, है ना, उसे अपवाह कहते हैं। जो पश्चिम घाटी का जल विभाजक भी एक ज्यादा उदाहरण है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, तो गंगा नदी की द्रोणी सबसे ज्यादा विशाल है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सिंधु गंगा नदी कहां से निकलती, सिंधु नदी का उद्गम पूछा जाता है, मानसरोवर झील के निकट होता है। और इनकी सहायक नदी भी ध्यान रखना बेटा, इनकी सहायक नदी भी ध्यान रखना। गंगा की सहायक नदी किसे कहते हैं, सहायक नदियों के नाम लिखिए। ये सब आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, या फिर कभी कभार आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जो गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है वो क्या है बेटा, गंगोत्री हिमानी से निकला है, गंगोत्री से निकला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अलकनंदा भी बोलते हैं इसको, अलकनंदा कहाँ बोलते हैं, भागीरथी कहाँ बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी इसके में। देखो भाई सीधी सी बात है कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में तुमको पूरा का पूरा तो दे नहीं सकता कि भाई पूरी मैराथन दे दूं, तुमने 7 बार से पढ़ाई होगा। अब मैं तुमको ऐसे इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि हाँ ये करके चल जाओ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, कहाँ एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती रही गया। तो अलकनंदा और भागीरथी है जो 2 मुख्य धाराएं, ये दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये आ सकता है तुम्हारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद या सिल्ट क्यों है, क्योंकि एक ठंडा और शुष्क क्षेत्र है, इसलिए लंबी धारा के बावजूद भी ये बेटा ध्यान रखना। 14 तारीख को ध्यान रखना, 14 मार्च आपको मिलना है बेटा कहां पर, 14 मार्च को 14 मार्च को आपको कहां रहना है, 14 मार्च को आपको 8:30 बजे सुबह बेटा मिलना है कहाँ पर, इसी चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके करवाने वाला हूँ बढ़िया से CYQs, जो आपको प्रोबेबली है मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे या जैसे भी है अपन उसको करेंगे कि ये क्वेश्चन एक बार और करके चल जाओ ऑल ओवर, जिससे अपना अच्छे से पेपर पूरा का पूरा चल जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सुबह क्लास वाले क्वेश्चन भी करना है अपने को। ठीक है भाई, और बात कुछ ऐसी है कि भाई अब देखो ऐसा है कि तुम लोग पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अगले साल तुम्हारी क्लास 10th है, तो 10th क्लास में भाई तुम्हारे को बहुत ज़्यादा हाइपर भी रहोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं, 10th क्लास ईजी है, बना देंगे तुम्हारे ईजी। तुम्हारे भैया तुम्हारे SST के लिए आएंगे एक नए अवतार में। सर नया अवतार मतलब सर मास्क लगा के आओगे, नहीं बेटा मास्क लगा के नहीं आऊँगा मैं, मेरे अवतार में आऊँगा। और ये हैगा कि भाई फिर अपन साल भर पढ़ेंगे, साथ में तुमको समझ में आएगी चीज़ें कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, कि मेरा अंदाज करम क्या है, कि उनके अंदाज करम उन पे वो आना दिल का। देखो अंदाज जो भी है वो आपको बताया जाएगा, जो भी आपको सिस्टम में पूरा का पूरा समझाया जाएगा, आपको फिक्र नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वह किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। तो 2 प्रायद्वीपीय नदियां जो गर्त से होकर बहती है वह नर्मदा है और तापी है। ध्यान रखना, समुद्र प्रवेश करने से पहले ये ज्वारंधमुख का निर्माण करती है, ज्वारंधमुख है ना, ध्यान रखो इसको भी भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिमोट कहाँ गया ये रहा। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए, नदियों झीलों के क्या क्या आर्थिक महत्व जिससे हमें पैसे से फायदा हो सकता है, ये बताइए भैया। तो नदियां कृषि प्रयोजन और जल विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोगी है। सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। आप जो पावर बिजली पावर जो बिजली देखते हो भैया, पावर कहाँ से बनती है भाई, सीधी सी बात है उससे बनती जल से। और कृषि प्रयोजन आपकी खेती में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सिंचाई और नौ संचालन में सहायक है। सिंचाई भी इन्हीं पानी से सबकी होती है, सिंचाई इरिगेशन, और नौ संचालन मतलब तुमको पता है जो नौका होती है, इन सब की बात भी यहाँ पे कर रहे हैं अपन। ठीक है, सांबर जैसी झीलों के जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए करा जाता है, नमक के निर्माण के लिए। ध्यान रखना, सांबर क्या है, सांबर एक ऐसी झील है बेटा जो सबसे बड़ी अपनी सॉल्ट वाटर है, चिली का भी सांबर भी है ना, दोनों को ध्यान रखना है आप लोगों को। सांबर झील कहाँ पर है, राजस्थान। ठीक है भाई,
अच्छा ध्यान रखना है। फिर झीलें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देती है। झील जो होती है पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देती है, इसका मतलब ये है कि सांबर झील जैसे हुई या कोई सी भी झील है उसको पर्यटन टूरिस्ट लोगों देखने आते हैं, टूरिस्ट लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनती है और टूरिस्ट लोगों इसको बहुत ज्यादा देखने आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। और इनका प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। जल विद्युत मतलब वही जो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उससे भी उसके ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है भाई? किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां का महत्वपूर्ण क्यों है इतनी? तो इनका जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। मूल प्राकृतिक संसाधन जिसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स है इनका, ठीक है। साथ साथ अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए भी अनिवार्य है। नदियों के जल का प्रयोग घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि कार्य के लिए भी किया जाता है। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखो लाडले, ठीक है। इसके बाद इनका प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। जल विद्युत जो रहता है उसके उत्पादन के लिए किया जाता है। इजी है और अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये, ठीक है। तो इसका उपयोग नौ संचालन तथा परिवहन के लिए भी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मछली पालन जैसे उद्योगों में भी सहायक होती है। कैसे बेटा? मछली पालन के उद्योग में भी बहुत ज्यादा सहायक होती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे। हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, बारहमासी बोलते हैं, हिमालयन बोलते हैं, जैसे जो भी है, इसकी हिमालय से उत्पत्ति होती है, ये पश्चिमी घाट से उत्पत्ति होती है इसकी, ठीक है। ये नदियां बारहमासी होती है, अर्थात बेटा ये 12 महीने इसमें पानी रहता है, 12 महीने बहती है। अब इसकी बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां कुछ कुछ मौसमी होती है, जैसे मान लो कभी पानी नहीं पड़ा तो भैया बाकी गर्मी में सूखा पड़ जाता है, नदी सूखी हो जाती है, बस नीचे पत्थर ही पत्थर दिखते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सूखा पड़ने का सिस्टम अलग होता है। ओके, और फिर बढ़ते हैं यहां से आगे। तो ये नदियां वर्षा के साथ साथ ऊंचे पर्वतों से पिघलते हुए बर्फ से पानी प्राप्त करती है। ऊंचे पर्वतों के साथ जो पिघलता हुआ बर्फ है उससे पानी भी प्राप्त करती है, ये बात भी ध्यान रखना। और ये वाली ये नदियां पानी के लिए सिर्फ वर्षा पर आधारित है और सूखे मौसम में नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, छोटी छोटी धाराओं में बह जाता है, ठीक है। इसके बाद है प्रायद्वीप पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां है। नर्मदा और तापी कौन सी? पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियां भी है। पूर्व की ओर कौन सी बहती? पश्चिम। ये नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, तो सीधी सी बात है पूर्व में है तो बंगाल की खाड़ी में बहती है। जैसे नर्मदा नदी है भैया अमरकंटक से निकली अरब सागर में गिरती है। अब ये अरब सागर वेस्ट में, पश्चिम में, समझ में आ गई? तो अरब सागर की ओर कौन सी? अरब सागर लिखा, कहाँ गया? अरब सागर लिखा तो पश्चिम में है ये। अब बाकी पश्चिम वाली पश्चिम में बहेगी भाई, है ना, तुमको पता है ना। इधर ये अरब सागर है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी है भैया, ठीक है, बंगाल की खाड़ी बीके के, तो अरब सागर में ये नर्मदा गिरे, तो सीधी सी बात है पश्चिम में पश्चिम वाली गिरेगी और ईस्ट मतलब कि पूर्व में पूर्व वाली गिरेगी, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। ज्यादा मात्रा में घात का संवहन करती है इसलिए डेल्टा का निर्माण भी करती है। कम मात्रा में घात का संवहन करती है इसलिए ज्वारांतमुख का निर्माण करती है। ज्यादा सहायक नदियां हैं इसमें कम सहायक नदियां होती है। क्लियर? जलवायु की बात करें आगे तो राजस्थान में घरों की दीवार। अब देख भाई यहाँ जलवायु की बात करिए, जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, और भारत की जलवायु कैसी बेटा? भारत की जलवायु है वो मानसून जलवायु। कौन सी है? मानसून जलवायु है। मानसून की जलवायु भैया यहाँ पे भारत में, ये बात ध्यान रखना आप सारे के सारे लोग, मानसूनी जलवायु बोलते हैं, मानसून की जलवायु है। मानसूनी जलवायु मतलब हमारे भारत की जो आइडियल वेदर कंडीशन है वो क्या है बेटा? मानसून है। अब सीधी सी बात है हमारे भारत में बेटा 3 ही प्रकार की क्या है मौसम आते हैं ना, ठंड भी आती है ना, ठंडा भी होता है हमारे भारत में, ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है और बारिश भी आती है। तीनों प्रकार की बारिश हमारा भारत जो है मिश्रण है इन सब के सीजन्स भी होते हैं, इन सब के सीजन्स भी होते हैं, सीजन के हिसाब से इसमें फसलें भी उगाई जाती है, हर चीज़ होती है। तो हमारे भारत में भैया यही है कि हमारी अक्षांश और देशांतर जो लेटीट्यूड है वो लॉन्गिट्यूड है वो किस तरीके से बना हुआ है ये भी डिपेंड करता है, हर एक चीज़ डिपेंड करती है। अब भैया बारिश में अलग सिस्टम चल रहा है, जेठ धाराएं आ रही कभी, और हाँ अपना गर्मी में अलग सिस्टम चल रहा है, लू वाला, है ना। हर एक मौसम में हर एक तरीके से सिस्टम चलता रहता है, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी टेढ़ा कभी मेढ़ा, ठीक है, वो उन सभी के हिसाब से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे भैया राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी और छत चपटी क्यों होती है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता है भैया देखने को। सीधी सी बात है क्यों? क्योंकि वे गर्मी को घर के अंदर आने से रोके, क्योंकि राजस्थान जो है बेटा वो अपने डेजर्ट एरिया में आता है, उससे भी क्या है वहाँ पर राजस्थान का जो टेम्परेचर है नॉर्मली भी वो हाई रहता है। राजस्थान का टेम्परेचर भी कैसा रहता है? हाई रहता है। लाइक वहाँ 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही माना जाता है। जैसे अभी मैं कल ही राजस्थान से आया हूँ, तो राजस्थान में भाई नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे 32 डिग्री 36 डिग्री 38 डिग्री उधर नॉर्मल टेम्परेचर अभी के इसमें है। थोड़ी गर्मी बढ़ेगी 45 डिग्री 45 डिग्री बहुत होता बेटा, 45 डिग्री बहुत होता टेम्परेचर, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन है कि भाई हर एक उसके लिए बताया है। और वो मोटी क्यों है?
क्योंकि उसमें गर्मी ना जाए। और चपटी छत रेगिस्तान इलाकों में हल्की जो बारिश होती है, कभी बारिश होती है ना, तो बारिश का पानी रिसे नहीं, बारिश के पानी को वहां पर बचा के रखते हैं लोगों, है ना। टांका छत वर्षा जल संग्रहण, क्लास 10th में तुम आओगे, 3rd चैप्टर में पढ़ोगे भाई जल संसाधन में कि छत वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। छत पे ये ऊपर जो बारिश का पानी आता है उसको रोक के रखते हैं, उसको संरक्षित करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं, ताकि जब भैया गर्मियां आए तो वो पानी को यूज कर सके। उस सारे छत के पानी को वो एक बेटा वाटर टैंक में सिक्योर करके, कंजर्व करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं, ताकि आगे आने वाले उनको सिंचाई में प्रयोग करना हो, कृषि में प्रयोग करना हो, या फिर भाई जो भी उनका रोजमर्रा का जीवन का काम है उसके लिए करना हो, वो वहां पर उसको बचा के रखते हैं। आई मेरी बात समझ भाई, क्लियर है आप सभी को? ठीक है, कोई दिक्कत तो ना। चलिए आगे बढ़ते, बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ा रहा मैं। तराई क्षेत्र तथा गोवा में वो मैंगलोर में ढाल वाली छत की होती है। ढाल वाली छत इसलिए होती है क्योंकि वर्षा का पानी जल्दी जल्दी भेजा तो ढाल बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है। सब में प्राय कुछ बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं, तो वही जानवरों खतरे से बनने के लिए बनते हैं। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीप के किनारे पर स्थित क्यों है? देखो भाई इसमें ना तुम्हारा को वन भी आते हैं, इसमें वन भी आते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन, वो तो अगले वाले में आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। हाँ ठीक है। तो विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित है, इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवन अपनी नमी को पूर्व भाग में निकाल देती है। यह महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे तक पहुंचने से पहले ही सूखी हो चुकी होती है। ठंडी महासागरीय धाराएं भी हवा को तट के ऊपर स्थित करती है, जिससे बादल निर्माण नहीं हो पाता है। किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, मेरे ख्याल से कंफ्यूज कैसे हो सकते हो कि तुमको लगेगा भैया कि हाँ सर चेरापूंजी है, तुमको लगेगा सर मौसिन राम भी है, लेकिन नहीं। आपको मैं बता दूं बेटा, इसका जो सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो सही आंसर है, अरे मिट जाए यार, इसका जो सही आंसर है वो क्या है बेटा? मौसिन राम। मौसिन राम जगह है, सिटी का नाम मेघालय स्टेट में है। कहाँ पर है बेटा? मेघालय स्टेट में। बहुत ही प्यारा भैया मंजर रहता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अत्यधिक वर्षा होती है ना, सर्वाधिक वर्षा होती है, ये बात आप ध्यान रखना। अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मौसिन राम में होती है। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को इनमें से क्या कहा जाता है? तो भैया ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में जो पवन बहती है उसको क्या कहलाता है? काल बैसाखी, व्यापारिक पवन, लू, या इनमें से कौन नहीं? काल बैसाखी मैंने तुमको बताया क्या होता है, लू मैंने बताया क्या होता है, तो इन दोनों में से आपको पता है क्या आंसर? और निम्न से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिम के भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उदाहरण है? भैया ये आपको होमवर्क देता हूं मैं, इसको फटाफट से आप भैया होमवर्क में डम 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 कर देना, ठीक है। अब ये बता दो भाई, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मानसून का आगमन, एंट्री ऑफ मानसून कब होती है बेटा? जून के प्रारंभ में होती है, मई में नहीं होती, जून के प्रारंभ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म दिन और ठंडी रात, शीत ऋतु की विशेषता, हाँ गर्म दिन और गर्म रातें होता है, गर्म दिन और ठंडी रात होता है, ठंडा दिन ठंडा। ये तो तुम कोई कॉमन सेंस लगा के बता सकते हो। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर के लिए बिल्कुल आपके एग्जाम में छप सकता है। तो सीधी सी बात है, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चाव लक्षण, ये सारे आपके बनते हैं बेटा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कि भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, कैसे प्रभावित करते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट, क्या इफेक्ट इसमें पड़ता है। क्लियर लाडले, एकदम बढ़िया, ठीक है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? हाँ ये होता है भाई क्वेश्चन, मानसूनी क्यों है? क्योंकि भैया जो हमारा मानसून पवनों का जो प्रभाव है वो एक, देखो भाई मुझे नींद इसलिए आ रही क्योंकि मैं अभी अभी भाई राजस्थान से आया हूँ और बहुत ज़्यादा थका हुआ भी हूँ, तुम कह सकते हो, क्योंकि वही है कि वहाँ भी क्लासेस वगैरह लेके ट्रेवल करा आया, थकान हो जाती है तो, और पिछले रात सोया भी नहीं था मैं, वही है कि बहुत सारी चीज़ संभालनी पड़ती है। तो तुमको तो मैं पढ़ूंगा बेटा, तुम तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे हो यार, तुम लास्ट टाइम पे मुझसे तुम उम्मीद लगा के बैठोगे और किससे उम्मीद लगा के बैठोगे, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें सारी की सारी पढ़ाने वाला हूँ। तो तुमको इतना ज़्यादा बेसिकली क्या टेंशन नहीं लेने का है, आराम से चिल करो, बैठो भाई मेरी क्लास में आओ, ठीक है। और सुबह क्लास भी मत भूलना बेटा, 8:30 बजे आ जाना।
ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे बढ़ते तो क्या बोल रहा है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है, क्योंकि भारत की जलवायु मानसूनी पवनों के प्रभाव से अंतर्गत आता है, जो 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिण, 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिण तक सीमित होती है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक क्यों होता है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक क्यों होता है ना? तो भारत में किस भाग में, तो भारतीय मरुस्थल समझ लो, थार मरुस्थल जो राजस्थान में है, थार मरुस्थल जो है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं जिसको हम, भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट जो है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जब थार मरुस्थल की हम बात कर रहे हैं, इसमें भाग में अवस्थित है। इसमें दैनिक तापमान अधिक होता है क्योंकि वहां रेत पाई जाती है, जो दिन के समय सूरज की रोशनी में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती? किन पवनों के कारण? तो भैया दक्षिण और पश्चिम पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जेट धाराएं क्या है तथा ये किस प्रकार भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है? तो जेट धाराएं क्या होती है? पश्चिमी तेज गति की पवन है, ये है ना, वेस्टर्न से आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेट धाराएं आपका आ सकता है क्वेश्चन भाई। जो संकरी क्षेत्र में स्थित क्षोभ मंडल में बहती है, ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की स्थित होती है, इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा इसको कहा जाता है। जेट धारा का क्वेश्चन आपका आएगा बेटा, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु, गर्मी को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। यह पश्चिमी प्रवाह, पश्चिमी विक्षोभ के लिए जिम्मेदार है, जो कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में अनुभव की जाती है। ठीक है, मानसून को परिभाषित करें, मानसून में विराम से क्या आप समझते हैं? तो वायु की दिशा के मौसमी परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, मानसून किसे कहा जाता है? ये छोटा सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, मानसून किसे कहते हैं। भले ये 2 नंबर में बन सकता है कि मानसून हम किसे कहते हैं, 2 मार्क्स में आ सकता है। मानसून किसे कहते हैं? तो वायु की दिशा के मौसमी परिवर्तन को, वायु की दिशा के मौसम के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन मानसून कहते हैं। मानसून में विराम एक परिघटना है जिसमें मानसूनी वर्षा का एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, अर्थात 3 महीने समथिंग होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। ये विराम मानसूनी गति से संबंधित होते हैं। ठीक है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है, या फिर मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला, कि मानसून पूरे देश को एक सूत्र में कैसे बांधता है? या फिर हम कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे मानसूनी जलवायु है। अगर हम कहते हैं कि भैया हमारे पे मानसूनी जलवायु कहां पर, हमारे इंडिया में मानसूनी जलवायु है, तो ऐसा क्यों है? थोड़ा सा बैठियों में, तो ऐसा क्यों है भाई? वो पूछ रहे कि ऐसा क्यों है, ऐसे क्या कारण है कि भैया इसकी मानसूनी जलवायु है? समझ में कैसा क्या कारण है कि इसकी मानसून जलवायु? देख भाई, थोड़ा सा थक गया इसलिए बैठा हूं, 1 मिनट के लिए बैठूंगा बस। तो पूरा जो भारत है, पूरा जो भारतीय भूदृश्य है, इसके वनस्पति, जीव आदि सब मानसून से प्रभावित है। मानसून नहीं होगा तो क्या नहीं होगा भाई? मानसून नहीं होगा तो क्या नहीं होगा बेटा? अपने को आदमी जिएगा ही नहीं, मानसून नहीं होगा तो। मान लो भैया पानी नहीं पड़े, तुम सोच लो एक दिन पानी नहीं पड़े तो इंसान को हाल कहीं हो जाए। अगर पानी ना पड़े तो इंसान का हाल हो जाता है बेटा बहुत ज्यादा बेहाल, क्योंकि उसको पता अगर पानी नहीं गिरेगा, उसको पता है कि अगर पानी नहीं गिरेगा बेटा तो ना तो कृषि होगी, ना इंसान कुछ खा पाएगा, ना जीव जंतु कुछ खा पाएंगे, ना जीव जंतु को हम उनसे कृषि कर पाएंगे, ना हम जीव जंतु से जो भी हम पदार्थ है, दूध दही भी कुछ भी हमारे पास नहीं बन पाएगा। तो समझ रहे हो? तो पूरे भारत का भूदृश्य भारत को दिखाने वाला इसके वनस्पति और जीव आदि सब मानसून से प्रभावित है। वनस्पति सीधी सी बात है, अगर वनस्पति नहीं रहे, मान लो फ्लोरास नहीं रही, पेड़ पौधे नहीं रही, पेड़ पौधों को पानी नहीं मिला, तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, है ना। वाटर स्कैरसिटी के कारण, मतलब पानी की दुर्लभता के कारण, जल दुर्लभता के कारण ये सारा का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो भैया रहीम जी कहते हैं, सॉरी रहीमन पानी राखिए बिन से, तो भाई क्या बोल रहे थे? वही कह रहे हैं कि यार बिन पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मोती की चमक, मनुष्य का सम्मान और चूने का अस्तित्व पानी से होता है। मेरे पास तो मनुष्य का सम्मान है पानी, इंसान का सम्मान है, वैसे हमारे भारत का भी सम्मान है। ये मानसूनी हवाएं कृषि गतिविधियों के लिए पानी उपलब्ध कराकर पूरे देश को एक सूत्र में भागती है। कृषि तो ये इंपॉर्टेंट है, कृषि गतिविधि तैयार कराती है। ठीक है, कृषि चक्र संबंधित त्योहार विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम जाने जाते हैं, लेकिन उनके बाद सब का समय मानसून तय करता है। साल दर साल उत्तर दक्षिणी और पूर्व से पश्चिम भारत के लोग बेसब्री से मानसून के आने का इंतजार करते हैं। नदियां घाटियां जो मानसून वर्षा को पानी ले जाती है, वो भी एक ही नदी के इकाई के रूप में एकजुट हो जाती है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर
वर्षा की मात्रा क्यों घटती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती क्यों है बेटा? तो ये सीधे से बता रहे हैं कि दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अत्यधिक मात्रा में नमी लिए हुए उत्तर पूर्व की ओर जाती है और इस क्षेत्र में भारी वर्षा लाती है। जैसे जैसे वह पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं उनकी नमी घटती जाती है, जिससे पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा भी घटती जाती है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? भारत की उपमहाद्वीप, समझ भैया, तो वायु दाब में अंतर के कारण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन में एल नीनो प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कारण बताइए वाला क्वेश्चन नहीं है। तो तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तब क्यों होती है भैया? तो निम्न दाब वाले अवस्था में बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित होने के कारण तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। आगे पूर्वी तट डेल्टा क्षेत्र वाले में प्रायः चक्रवात आते हैं, इसका कारण बताइए क्यों आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी विभिन्न दाब परिवर्तन का केंद्र है, इसलिए वहां हमेशा चक्रवात के विकास का एक मौका है। इस कारण पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं। राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिमी घाट का बस्ती छाया सूखा हुआ क्षेत्र, कारण बताइए। इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कभी कोई कारण बताइए वाले क्वेश्चन 2 नंबर बन के आ जाते हैं। भौं कर देते, धप्पा कर देते, धप्पा, हम आ गए हैं। ठीक है, तो कुछ भाग अरावली की बारिश छाया क्षेत्र में आते हैं, इसलिए वे सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भारत की जलवायु, ये इंपॉर्टेंट भैया, अवस्थाओं का क्षेत्रीय विभिन्नता के अनुसार समझाइए। ये आप पढ़ लेना। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थान का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्दी की रात में, अब सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो भाई इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मैं 2 चीज बताता हूँ, 2 जगह मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाओ सबसे पहले, तो टेलीग्राम पे जाओ सबसे पहले भाई, टेलीग्राम पे जाओ। टेलीग्राम पे आपको भैया सर्च करना है SST बाय निखिल सर, यहां मिल जाएगी, या फिर आपको भाई सर्च करना है MP बोर्ड वाला। दोनों जगह ये मेरे दोनों ऑफिशियल चैनल है बेटा, यहाँ पर आपको दोनों जगह अपनी अपनी क्या मिल जाएगी? PDF मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मानसून अभी क्या व्याख्या कीजिए। मानसून की मैं तुमको बता ही दिया यार, मानसून बहुत हो गया, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया आगे, प्राकृतिक वनस्पति की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो मैं इसमें से आपको प्राकृतिक वनस्पति को बताता हूं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र किसे कहा जाता है? तो किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं। मतलब सारे के सारे जीव जंतु और सभी पेड़ पौधे जीव जंतु और पेड़ पौधे जो बेटा, ये इनका क्या है? जीव जंतु में हम भी आ गए, मनुष्य पे आ गए। अब जीव जंतु पेड़ पौधे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। काय पर निर्भर होते हैं बेटा? परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये इस पर निर्भर है, वो इस पर निर्भर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर जो निर्भर होते हैं, वही है पारिस्थितिक तंत्र, मतलब कि इकोसिस्टम। क्या बोल रहे हैं? इकोसिस्टम की यहां पर बात चल रही। कैसे एक इकोसिस्टम बनता है? ऐसे बनता है भैया जी, है बात समझ में? फिर और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पादप और प्राणी के बीच अंतर संबंध को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं? अब इनमें संबंध पति पत्नी का नहीं है बेटा, मियां बीवी का नहीं है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। ये इन पे डिपेंड है। हम पूरे दुनिया में बेटा एक दूसरे पर डिपेंड है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ कहने की बात है, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ वो इकोनॉमिकली डिपेंड होने की बात है। अदरवाइज हम बेटा सब पे डिपेंड है। हमारा जीवन हमारा नहीं है। अगर मैं सच कहूं तो बेटा मेरा जीवन मेरा नहीं है। मेरा जीवन मेरे बच्चों में है, मेरा जीवन मेरे परिवार में है। मैं खुद के लिए क्या ही कर लूंगा? मैं खुद के लिए कब तक ही कर लूंगा जब मेरे साथ लोग नहीं होंगे। तुम खुद सोचो चीज को, तुम अपने लिए कब तक क्या करो? तुमने आईफोन ले लिया, तुम्हारे को ड्रीम होगा भाई किसी ने किसी का आईफोन लेना है, तुमको ड्रीम होगा मेरे को गाड़ी लेनी, तुमने गाड़ी ले ली। तुम्हारा ड्रीम होगा मुझे कार लेनी, तुमने कार ले ली। तुम्हारा ड्रीम होगा भाई मुझे और भी कुछ चीज लेनी, भाई मुझे सोना पहना, तुमने सोना पहन लिया। अब भाई वो गाड़ी किस काम की जब भाई तुम्हारे पास दोस्त नहीं हो, जब तुम्हारे पास परिवार नहीं हो, जब तुम्हारे पास लोग नहीं हो अपने घुमाने के लिए। तो डिपेंडेबल है हम भैया। क्या हमने गाड़ी लेकर हम खुश होगा? नहीं होगे। एक दिन हो जाओगे, 2 दिन हो जाओगे, नहीं हो पाओगे उसके बाद, समझ रहे हो? तो एक पारिस्थितिक तंत्र है। मैं तुमको ज्ञान देने बैठ जाता हूँ, SST का मास्टर हूं, तो अब क्या बोलूं। ठीक है, देख लो इधर, है ना। चलो, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? तो सीधी बात है, पादपों तथा जीवों का वितरण इन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। पहला है धरातल, भूभाग या मृदा। यार ये इसको क्या हो गया भाई, ना ऐसे मिट रहा है ना ऐसे मिट रहा है। ये धरातल, पहले तो धरातल, भूभाग और मृदा।
धरातल मतलब कि वही अपना जो धरातल है, तल की बात कर रहे हैं, भूभाग की बात कर रहे हैं, कितने भूभाग में मृदा, मिट्टी भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जलवायु उसमें तापमान, वर्षण और सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट है। और पारिस्थितिक तंत्र तो आपने देख लिया है। जीव मंडल नीचे गैस का क्या अभिप्राय को बताइए कि तो जीव मंडल जो है जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, जैव विविधता मतलब वही जो जीव जंतु के हमारे अलग अलग वैरायटी के जीव जंतु रहते हैं, उसके हिसाब से जीव मंडल नीचे एक ऐसा क्षेत्र जहां वनस्पति तथा वन्य जीवन को संरक्षण मतलब बचा के रखा जाता है। भारत में 14 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए, उदाहरण स्वरूप पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं, तो हाथी और बाघ, हिम तेंदुआ तथा चित्रा हिरण। देख भाई इसमें आपने उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय है ना, इस सारे के सारे अपने यहाँ पे पेड़ वन दिए हैं, वनों के प्रकार दिए, यहाँ पर वनों के प्रकार दिए हैं। इसमें बेटा इनके बीच में तुम अंतर याद कर लेना बड़े तरीके से, ठीक है, अंतर याद कर लेना, उसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत पढ़ लेना, कहाँ पे कौन से जानवर मिले, जैसे यहाँ पे पूछ लिया। उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में क्या मिलता है, हाथी बाघ मिलते हैं, पर्वतीय में हिम तेंदुआ चित्रा हिरण मिलता है। वनस्पति में अंतर बताइए, वनस्पति और प्राणी जगत, ले भैया बता दिया, वनस्पति और देख वो भी आ गए। वनस्पति और जगत में, प्राणी जगत में क्या अंतर है, यही है कि वनस्पति जगत शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पौधों की उत्पत्ति से, कि पौधे कैसे उत्पत्ति हो रहे हैं। प्राकृतिक प्राणी जगत का क्या है, जानवरों की प्रजाति से, इजी है। सदाबहार और पर्णपाती वन क्या है, इन्हें वर्षा का वन भी कहा जाता है, इन्हें मानसून वन कहते हैं। ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ऐसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। ये क्षेत्र पर गर्म, वर्षा भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। वृक्षों के पतझड़ होने के कारण कोई निश्चित समय नहीं होता। इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो होते हैं शुष्क गर्मी में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्ती गिराते हैं। ये अबानुस हो गया, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंगोना है। इसमें सागौन, साल, पीपल तथा नीम पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। सागौन कौन से वन के अंतर्गत आती है पूछ सकते हैं, तो सागौन को ध्यान रखना, पर्णपाती, साल, पीपल इंपॉर्टेंट है ये। इन वनों समान रूप से पाए जाने वाले जानवर है हाथी, बंदर, इसमें बाघ और सिंह। इसमें 2 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, इसमें 70 से 2 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको मैं सारी की सारी चीजें बता देता हूँ। हमारे देश में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण है ना, कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव, ये 5 प्रकार के पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में दे रहा हूँ आपको सिस्टम पूरा का पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों को व्याख्या कीजिए, किस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। चैप्टर वृद्धि 3 प्रमुख घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर मृत्यु दर के बीच का अंतर, कि जन्म दर ज्यादा हो रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है। और प्रवास भी बहुत जरूरी है। प्रवास मतलब लोगों माइग्रेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना, लोग एक क्षेत्र दूसरे आने में प्रवास कहते हैं। उनमें कैसे से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्यों घट रही है, तो भारत में गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने के कारण जन्म में तेजी से कमी आई है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर पर आ गई है ना। आयु संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर को परिभाषित की दिया। आयु संरचना क्या होती है, जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या बताता है, कि 18 से 25 साल के लोग कितने हो गए, 25 से 35 साल के लोग कितने हो गए, 35 से 45 साल के लोग कितने हो गए, 45 से 65 साल कितने हो गए, 65 साल से 100 साल के कितने हो गए, मर गए कितने, है ना। वही बोल रहे हैं कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे शिशु जन्म दर कहते हैं, और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अरे एक साल में मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए, तो पैदा तो हुए, लेकिन इस 1000 से मरे कितने, उसको मृत्यु दर कह दिया, जो पैदा हुआ उसे जन्म दर कह दिया, बात खत्म। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का कारक है भैया, हाँ, कि प्रवास जो है जनसंख्या से उसमें परिवर्तन आता है, प्रवास से। प्रवास मतलब एक स्थान से किसी एक देश से दूसरे देश में जाना ही क्या होता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास करना, जाना, माइग्रेशन, ठीक है। तो लोग एक दूसरे में जाना प्रवास कहते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण है। ये केवल जनसंख्या के कारण ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र, लिंग, दृष्टिकोण से भी सभी संरचना को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्लियर भाई, चलो ये बात समझ में आ गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं लिखी, ये इंपॉर्टेंट है भैया। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना है, शिशु मृत्यु दर को 1000 में से 30 कम करना है, व्यापक स्तर पर टीकाकरण का बीमारियों को छुटकारा दिलाना है, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए करना प्रोत्साहित है ना, कि भैया बाली सी छोटी सी उम्र बड़ी लागी, तो उसमें नहीं शादी करवानी छोटी सी उम्र में, है ना। इससे भैया बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैलती है, इससे बहुत ज्यादा समाज में गलत मैसेज जाता है, और वो गलत भी है ही सही, ठीक है। परिवार नियोजन को एक जन्म के दिन कार्यक्रम लाना है, देर से विवाह, देर की संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहन देना है, किशोरी को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभाव में शिक्षित करना है, गर्भ निरोधक सेवाओं को भीतर बनाना है, खाद्य संपूरक और पोषणीय सेवाएं उपलब्ध भी करवाना है, ठीक है। अब आते हैं भाई हिस्ट्री पे, फ्रांसीसी क्रांति पे आते हैं। वही भैया फ्रांसीसी क्रांति 1789, लुई सोलवा भैया, इसने पता नहीं कहने क्या कर दिया। इसकी जो बीबी थी मेरी एंटोने, है ना, 14 जुलाई 1789 को भैया फ्रांसीसी क्रांति हुई। बहुत बड़ा चैप्टर, ईमानदारी कसम फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, लंबा चैप्टर है, इसको ज्यादा मैं अगर खींचूंगा तो तुम्हारी भैया फिर वैसे रिकॉर्डेड तुम देख रहे हो यूं बोर हो जाओगे, ठीक है।
तो बेस्टर जिले पर किस दिन धावा बोला था? सीधी सी बात 14 जुलाई 1789 को यहाँ पर धावा बोला था। ठीक है, अब बढ़ते भैया 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को अंततः कहां परास्त किया गया था? सीधी सी बात है, वाटरलू की लड़ाई में। कहां पर बेटा? वाटरलू की लड़ाई में परास्त हो गया था वो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी भैया, नेपोलियन पर टिप्पणी लिखिए, आ सकता है बढ़िया कि 1804 में भैया नेपोलियन कहां पे आया? फ्रांस में आया, फ्रांस का राजा बन गया। 1804 में आके फ्रांस का राजा बन गया। अब ये बढ़िया था, इसने भैया एक तरीके से इसको अधिकार भी दिए, है ना। नेपोलियन संहिता भी लेके आया 1804 में, इसकी खुद की नेपोलियन संहिता लेके आया जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार दिया, बहुत सारे अधिकार भी दिए। एक तरीके से लोगों के लिए मसीहा बन के आ गया था ये। फिर बाद में जब नेपोलियन की जो सेना है वो हर जगह भैया इन्वेट मतलब लड़ाई झगड़े करते हुए दिखाई गई, तो फिर सोचा भैया कि इसको हरा दिया जाए। तो 4 कंट्री ने मिलकर इसको हराया था। तुमको बता देता हूँ, ब्रिटेन है एक, तो बी से ब्रिटेन, आर से रूस, ए से ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है ये, और पी से प्रशा, इन 4 ने मिलकर भैया किसको हराया था? इस नेपोलियन को हराया था। ये भी लिख के आ जाना, बड़े तरीके से नेपोलियन का तो क्वेश्चन आने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम लोगों को। फ्रांस की क्रांति में शुरुआत किन परिस्थिति में हुई? तो सीधी सी बात है, सामाजिक असमानता में हुई। 18 शताब्दी में 3 स्टेट में बटा हुआ था, तुमको मैंने बता दिया। पहला हो गया अपना कुलीन, दूसरा पादरी, और तीसरा वही है जो कि व्यापार, वकील, कारीगर यहाँ सब कुछ थे, है ना। साथ में जीविका संकट भी था वहां पर, क्योंकि उसकी जो जनसंख्या है 15 में इतने करोड़ थी, उसमें बढ़कर ज्यादा हो गई, जनसंख्या वृद्धि के कारण भी हुआ, है ना। मांग भी बढ़ी और महंगाई भी बढ़ी। आर्थिक समस्या तक चलो, युद्धों के कारण भैया वित्तीय नष्ट हो चुके थे ना। उसने भैया हर देश से लोन ले चुका था। उसने लोन जब लिया लुईस 16 ने, तो उसको रिपे करने में उसको बहुत दिक्कत हो गई, है ना। मजबूत बात है, 18वीं शताब्दी मध्य वर्ग में स्थित शिक्षित और धनी हो चुका था। उनका यह मानना था कि समाज किसी के खास तबके को जन्म देकर विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। साथ साथ तात्कालिक कारण भी था। सम्राट लुईस ने 15 मई 17 को नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए क्या कर दिया था? ईस्ट स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व को विरोध में थे, पूरे विरोध में थे कि वह नहीं होना चाहिए। प्रत्येक स्टेट को वोट देने का कारण उस अपील को ठुकरा दी गई थी, है ना। इसलिए वहां पे तीसरे स्टेट के लोग सब बाहर चले गए थे। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति की कौन सी विरासत छोड़ दी गई है? तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैल गए थे, है ना। उदारवादी विचार समझ गए। उदारवाद का अर्थ किसी कहते ध्यान रखना, रूढ़िवाद का अर्थ किसी थे, ये भी ध्यान रखना। उदाहरण मतलब वही जो स्वतंत्रता चाहते थे, है ना। नेपोलियन जैसे भैया एकदम कर्मठ कार्यकर्ता वाले लोग, जैसे बोल दो अपन की भगत सिंह जैसे लोगों हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। उपनिवेशिक समाजों ने प्रभु संप्रभु राष्ट्र की स्थापना करके अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा रमन राय ने क्रांतिकारी फ्रांस में उपेज विचारों से प्रेरणा वाले भी ठोस उदाहरण थे। उन जनवादी सूची बनाई जो आज हमें मिले हुए, जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। तो समानता का अधिकार मिला है, वहाँ स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, बोले व्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, विरुद्ध अधिकार मिला, शोषण की और न्याय का अधिकार मिला है। ये सारे अधिकार फ्रांसीसी क्रांति में लोगों को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, ये संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी की विचारधारा के बीच में 2 अंतर बताइए। यूरोप में, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद वाला सिस्टम, यूरोप में नहीं, रूस में, रूस की क्रांति है यूरोपीय साम्राज्य, सोशलिज्म इन रशिया। पूंजीवादी की सोच थी कि उनकी संपत्ति जो भी फायदा हो वो संपत्ति के मालिक को मिले। पूंजीवादी सोच थी कि संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार हो। समाजवादी सोच थी कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था हमारी सारी समस्या को जोड़े, संपत्ति सभी की सामूहिक अधिकार है। समाजवादी सोच थी कि भैया फायदा मजदूरों की मेहनत को फल है, और तो फायदा हिस्सा मजदूर का भी होना चाहिए, ठीक है। मजदूरों की बनस्पति में परिवर्तन बताया कि वहां पर क्या परिवर्तन आए थे। तो भैया सीधी सी बात है, पहले बैठक व्यवस्थित ढंग से होती थी भैया, लेकिन अब नहीं की जाती थी, मजदूरों को लड़ना पड़ता था, है ना। रशिया में बार बार जैसे मारफा हो गया, बिस्लोवे ने किया था। पहले काम कर मालिकों के डरते थे, इसलिए परेशान होने पर भी काम करते थे। पहले कहीं भी किसी भी फैसले मजदूर औरतों का नाम तक नहीं आता था, पर अब महिलाएं हड़ताल की शुरुआत भी करती थी, काम रोक देती थी, है ना। रूस के राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? तो भैया सीधी सी बात है, पूर्व रूस की राजनीतिक स्थिति चिंताजनक थी। रूस में जार का, है ना, जार पता ना, जार निकोलस का निरंकुश शासन था, जिसमें जनता पुरानी दुनिया की तरह ही रह रही थी, क्योंकि वहां पर अभी तक यूरोप के अन्य देश की भांति आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक हालत में परिवर्तन नहीं आ रहा था। सारा समाज जो विषमताओं से पीड़ित था, कैसे पीड़ित था बेटा? विषमताओं से वहां पर पीड़ित था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जार निकोलस द्वितीय ने राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, मतदान के नियम बदल डाले और अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे सवालों को, नियंत्रण को खारिज कर दिया। इसमें लोगों में असंतोष भी पैदा होने लगा। रूस में युद्ध प्रारंभ में बहुत लोकप्रिय था, जनता जार का साथ देती। जैसे युद्ध जारी रहा,
जार ने ड्यूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने से मना कर दिया। इस प्रकार उसने समर्थन खो दिया और जर्मन विरोधी भावनाएं भी प्रबल होने लगी। क्लियर है भाई। अब बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी क्रांति आपको याद रखनी है। 22 फरवरी 1917 को हुई थी पेट्रोगार्ड में, एक फैक्ट्री में, है ना, तालाबंदी की घोषणा की थी। फिर ज्यादा 25 फरवरी को रूसी संसद में ड्यूमा को बर्खास्त किया गया था। ड्यूमा मतलब पार्लियामेंट को। यहाँ देखो बोल्शेविक ने अक्टूबर 1917 की क्रांति और के बाद फौरन मुख्य परिवर्तन क्या किया। अक्टूबर क्रांति आपको पूछी जाएगी, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, फरवरी रिवॉल्यूशन आएगा भाई, फरवरी की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति लिख के दे रहा हूं आएगा भाई। तो बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। ठीक है, साथ साथ क्या हुआ, रूस एक दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियन को पार्टी के नियंत्रण में रखा गया। परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक ने सेना कर्मचारियों को नई विधेयक वर्दियां पेश की। पहली बार केंद्रीय शासन नियोजन लागू किया गया, जिसके तहत पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई गई थी। ठीक है, कुलक किसे कहा जाता था, कुलक किसे कहा जाता था, कुलक रूस के संपन्न किसान थे जो रूसी साम्राज्य को सोवियत रूस, आरंभिक सोवियत संघ के संबंध में लाते थे, है ना। ये 5 से 6 एकड़ अधिक भूमि वाले किसान अपने पड़ोसी की तुलना में 2 गाय वाले किसानों को कुलक कहा जाता था। कुलक इंपॉर्टेंट है। उदारवादी विचारधारा क्या थी, वही है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे, है ना, उदारवाद थे, वो स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, ड्यूमा क्या थी, ड्यूमा एक पार्लियामेंट थी, वहां की पार्लियामेंट थी, तुमको मैं बता ही चुका हूँ। ड्यूमा क्या थी, ड्यूमा 1905 की रूसी क्रांति के दबाव में 6 अगस्त 1905 गठित हुई थी, है ना। ठीक है, रूढ़िवादी और रेडिकल मंत्र बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। रूढ़िवादी मतलब वही जो एक राजतंत्र एवं राजा के देवी सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ये रेडिकल तथा उदारवादी दोनों विचारधारा का विरोध करते थे। परंतु 18वीं, ये मतलब रूढ़िवादी कौन है, रूढ़िवादी मतलब ये बेसिकली भिड़े के जमाने के लोग है। किसके बेटा, भिड़े के जमाने के लोग। स्वतंत्रता नहीं चाहते, ये बहुत स्लो प्रोसेस चाहते कि बहुत स्लो हो, है ना। परंतु 28 शताब्दी के अंत तक इनकी ज्यादा में तीव्र परिवर्तन आया, उन्होंने भी अपने परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। ये कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, लेकिन ऐसी चीजें हो गई कि इन लोग का मन भी परिवर्तन हो गया। ठीक है, रेडिकल इस विचारधारा के समर्थक बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना के पक्ष में थे कि भैया जो बहुमत बोलेगा, जो वोटिंग बोलेगी हम वो करेंगे, उसके अलावा हम नहीं करेंगे। कि ये रूढ़ियों के विरोध नहीं थे, है ना, रूढ़ियों के विरोधी थे, प्राचीन रूढ़ियों के, और ये देवी शक्ति के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे, है ना। राजतंत्र को नष्ट करने के लिए क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के पक्ष में थे कि क्रांतिकारी उपायों को भी यहाँ पे अपनाना चाहिए, और वही सबसे बेस्ट है, वही क्रांतिकारी उपायों को हम अपनाया जाए। ठीक है, वही सबसे बेस्ट यहाँ पर माना भी जाता था। क्लियर है भाई। रूसी क्रांति की सफलता के कारण बताए तो रूसी क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के चलते रहने से यूरोपीय राष्ट्र की क्रांति में दमन सहयोग नहीं दे पाए। रूसी क्रांति के विरोधियों में परस्पर फूट थी, जिसका लाभ क्रांतिकारियों ने उठाया था। साम्यवादियों की सुसंगठित लाल सेना ने पूंजीवादियों की सेनाओं को कुचल भी दिया था। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, नाजी हिटलर वाले चैप्टर बनते हैं। वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्या थी। पहली बात है, वाइमर की संधि जो थी वर्साई में हुई थी, है ना। शांत संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी क्या करना पड़ा, कोयला भंडार ये वो सब भंग करनी पड़ी, है ना, हवाले करने पड़े थे उनको, है ना। इन पर ड्राइनलैंड पर 20 के दशक में ज्यादातर मिस्र राष्ट्रों ने कब्जा रहा था। आर्थिक संकट था कि ऋणों के कारण जर्मन राज्य आर्थिक रूप से पंग हो चुका था। राजनीतिक संकट था क्योंकि वाइमर गणराज्य की विकास तथा सुरक्षा लाने पर एक नए जनतांत्रिक का निर्माण करना था। ठीक है, नेक्स्ट में इस बारे में चर्चा करेंगे 19 के आधा तक जर्मनी में नास्तिकवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने वाली थी। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, वाइमर गणराज्य देश की आर्थिक गिरावट कम करने के लिए कुछ नहीं किया। इस समय जर्मन एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर भी रहा था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, जिसमें मानव जनता का तबाही उबारने का उतार लिया। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश, उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे, बहुत अच्छा बोलता था, वो अच्छा वक्ता है नहीं। वर्साई में हुई संधि नाइंसाफी के प्रतिरोध जर्मन का समाज को हुई, है ना। खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाने में वापस किया था। नाजी का प्रचार जो था अद्वितीय था। नाजी का प्रचार, 1 मिनट रुक जा, पानी पीते जब तक तुम ये क्वेश्चन रीड करो, अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा फिर मैं। हाँ, ठीक है। तो नाजी प्रचार वास्तविक छपे, लाल झंडे, नास्तिक सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी कैसे शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। ठीक है, नाती सोच के खास पहलू क्या थे, कोई लोगों के बीच कोई समानता नहीं, एक प्रजातंत्री वंशानुक्रम है, नीली आंख वाले नॉर्डिक जर्मन वंशानुक्रम से सबसे श्रेष्ठ, और यहूदी लोग सबसे हीन मानते थे, यहूदी लोगों को खराब मानते थे। नास्तियों का मानना था श्रेष्ठ प्रजाति रहेगी, हीन प्रजाति को नष्ट कर दिया जाएगा। इनके विचार का दृष्टिकोण भी भू राजनीतिक विस्तार को लेबनाम, इसके तहत बस्तियों के लिए अपने उसको इजाजत भी थी। क्लियर है भाई। हाँ, ये बता दो भाई, निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैत्री शक्ति के खेम में शामिल नहीं था। ये फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कौन नहीं था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था। ये भी आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव छोटा सा है, ध्यान रखना है इसको मेरे लाड ले। चलो अगला है वन समाज और उपनिवेशवाद में समझते हैं भैया। भंडारा भंडारा भंडारा,
जैसे ये आपको पूछ ले तो भाई कि झूम खेती करने वाले को क्या परेशान है, झूम खेती किसे कहते हैं ये पूछ लेंगे। घुमंतु चारागाह साम्राज्य पूछ लेंगे कि झूम खेती करने पर सरकार ने घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदाय ने जंगलों में उनके घर से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा, जो विद्रोह करने पड़े हुए ना। कर्तन और धरण प्रणाली, ये कर्तन और धरण प्रणाली हर जगह अलग अलग नाम से जानी जाती है। झूम कहाँ पे बोलते हैं उसको, झूम बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में। झूम कृषि को झूम नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में उनको जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए भाई। घुमंतु और चारागाह समुदाय को वन प्रबंधन ने निम्न प्रकार से प्रभावित किया। जैसे कि भैया वन अधिनियम चलते, वन अधिनियम आया था ना, वन अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972। मुश्किलें बढ़ गई थी उनके बाद, घर के लिए लकड़ी काटना, पशु को चराना, कंदमूल इकट्ठा करना, सब कुछ खत्म कर दिया गया था। लकड़ी को करने वाली औरतें तौर से परेशान लग जाती थी, शिकार करने पर तब पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानता थी। बस्तर में अंग्रेजों ने, जावा में डचों ने वनों को आरक्षित कर दिया, बिना इजाजत के वन क्षमता का प्रयोग नहीं करने देते थे वो। अंग्रेज डच औपनिवेशिक ने जावा में वन कानून लागू कर दिया था, है ना। बस्तर गांवों को आरक्षित वन पर इस शर्त पर रहने दिया जाता था कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों कटाई ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे, इसलिए उनको रहने दिया जाता था, अदरवाइज नहीं वो रहने दिया जाता था उनको। ठीक है, अगला इनका रेलवे निर्माण, ये ध्यान रखना, रेलवे निर्माण में क्या हुआ, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, किस प्रकार से इनकी खेती चली, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है ये एनसीईआरटी में से। ठीक है, ठीक है, चलो नॉर्मली है ये चीजें। तो युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते थे भैया, ये बात ध्यान रखोगे, युद्धों से जंगल प्रभावित होते थे। उदाहरणार्थ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध ने बड़ी भारी प्रभाव डाला था भारत में। जो भी लोग पौधे काम करते थे उन्हें काम छोड़ना पड़ता था। अनेक आदिवासियों ने, किसानों एवं अन्य उपयोगकर्ताओं ने युद्ध लड़ाइयों के लिए जंगल में कृषि के लिए विस्तार के लिए प्रयोग किया। युद्ध के उपरांत इंडोनेशिया के लोगों ने वनों एवं उनसे जुड़ी भूमि को पुनः वापस लाना बहुत कठिन था। जावा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के हाथ में वनों की संपदा को बनाने के लिए जावा स्थित साम्राज्य में वनों में डचों ने स्वयं में वनों में आग भी लगा दी थी। तो युद्ध भैया से बहुत ज्यादा लोग परेशान थे युद्धों से भी। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, स्लीपर किसे कहते हैं, स्लीपर किसे कहते हैं, स्लीपर बेटा कोच नहीं होता, स्लीपर क्या, दो रेलगाड़ियों के बीच में लगते थे ना ऐसे स्लीपर, बीच में जो लगते हैं इसको बोलते थे स्लीपर। ठीक है, आगे चरवाहे, चरवाहे का समझ लो घुमंतु समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए निम्नलिखित चीज आती थी, है ना। क्यों जाना पड़ता था, सीधी सी बात, उनकी अपनी कोई चारागाह नहीं थी, दूसरे के चारागाह निमर थे। मौसम परिवर्तन के साथ चारागाह बदलना पड़ता था, बर्फ पिघलते उनको वापस आना था पहाड़ पे, मैदानी भाग से उनके पास ऊंचे स्थान पर ले जाते थे। इनके निरंतर आवागमन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था। ठीक है, प्रतिभूमि को ध्यान रखना, वन अधिनियम आएगा भैया, वन अधिनियम प्रतिभूमि को ध्यान रखना। वन अधिनियम क्या था, वन अधिनियम क्या था बेटा, सीधी सी बात है, सुरक्षा संरक्षण के लिए बनाया गया था, है ना। उसमें घुसने पर पूरा, वनों के प्रोग्राम में घुसने पर पूरा का पूरा पाबंदी लगा दी थी, कोई अनुमति नहीं थी, शिकार करने की अनुमति नहीं थी, उनको परमिट लेना पड़ता था अगर वन में प्रवेश करना है तो, है ना। एक तरीके से बहुत अच्छा सिस्टम था, जुर्माना भी लगा दिया गया था उसमें। आगे आता है कि मसाई समुदाय के चरवाहे उससे क्यों छीन गए थे, तो यहाँ पे बताया मसाई चरवाहे उत्तरी अफ्रीका में रहते थे, 3 लाख कीनिया में, तथा ये 1.5 लाख तंजानिया में रहते थे। अब इसके बाद तुम समझो भाई लोकतंत्र भैया, हम अन्य प्रकार की सरकार में लोकतंत्र क्यों श्रेष्ठ माना जाता है, लोकतंत्र क्यों श्रेष्ठ माना जाता है। सीधी सी बात है, पहला, लोकतंत्र हमें कुछ नहीं दिला सकता और हमें ये समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कि हमारी ज्ञात किसी भी विकल्प से बेहतर है। लोकतंत्र बेस्ट गवर्नमेंट नहीं है, बेटर गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज नॉट बेस्ट गवर्नमेंट, बेटर गवर्नमेंट। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र भैया जहां पर जनता अपना शासक खुद चुनती है, अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है, उसे बोलते हैं लोकतंत्र, वही शासन होता है। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि प्रमुख फैसला का निवासी कहा था कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की होती है, लोगों ने उनको चुना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है कि यहाँ पे सब स्वतंत्र होना चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट वन वैल्यू, है ना, एक मोल, इसका सिस्टम चलता है ना। कानूनी राज अधिकारी को आदर होता है इसमें कि विकल्प संविधान के बुनियादी नियमों के कारण होता है। लोकतंत्र भैया बेस्ट है। लोकतंत्र की विशेषता क्या है, ये वही है बेटा, सेम टू सेम लिख के आ जाओगे तुम। लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क दीजिए। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि शासन का अधिकार जवाबदेह वाला रूप है, कि जवाबदेही होता है, आंसरेबल होता है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों ने चुना तो लोगों को जवाब भी देना पड़ता है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय की संभावना बनाता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध देता है ना। लोकतंत्र जो है वो उसके पक्ष में तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती को ठीक करने का भी अवसर जरूर मिलता है। क्लियर लाइट। फिर लोकतंत्र के 2 गुण क्या है, वही एक ही। लोकतंत्र के 2 दोष भी लिखो कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते, इससे अस्थिरता पैदा होती है, फिक्स चीजें नहीं आती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती, नैतिकता इसमें नहीं होती। जनमत संग्रह से क्या स्पष्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि जिसमें ऐसा मतदान होता है जिसमें संपूर्ण मतदाताओं को किसी विशेष प्रस्ताव को स्वीकार करने की, अस्वीकार करने की पूरी की पूरी शक्ति होती है। ठीक है, संविधान निर्माण की बात करें, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, तो भैया अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों का। ठीक है, तो गोरे क्या थे भैया, गोरे लोग वहां पे क्या थे, ज्यादा थे, है ना, बहुसंख्यक थे, और अल्पसंख्यक कौन थे, काले लोग। नेहरू ने कहा होगा कि भारत की भविष्य सुस्ताने और आराम करने की नहीं है, तो भैया जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय कहा था
कि भारत का भविष्य जब तक स्वतंत्र हो रहा है आराम में सुस्ताने का समय नहीं है, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का जिन्हें हम अवसर किया करते थे भैया। नए भारत के सपने किस तरह से जुड़े थे, तो वही नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि ऐसे परिस्थिति में जब भारत स्वतंत्र हो रहे हैं अधिक सेवा करने की बात है भैया, कि जब हमने बोला था कि भारत हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, कानून बनते हैं जिससे जो सरकार की मूल संरचना और उसके कार्यों पर निर्धारित करता है, यह नागरिकों के अधिकार उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, राष्ट्र को वैधता प्रदान करता है और आदर्श शासन व्यवस्था का निर्माण करता है। रंगभेद क्या है भैया, अपार्थाइड सिस्टम याद रखना है। रंगभेद दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा 1948 से 1990 के बीच अपनाई गई थी एक दमनकारी शासन व्यवस्था है। इसके तहत काले लोगों के साथ नस्ली भेदभाव और अलगाव भी व्यवहार किया जाता था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष संविधान से क्या आशय होता है, तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्म बंधुओं को समान रूप से रक्षा करेगा और नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। हर व्यक्ति को अपने पसंद के लिए धर्म और उपासना चुनने का पूरी स्वतंत्रता है। संविधान का क्या महत्व है भैया, तो संविधान का महत्व ये किसी भी देश का संविधान उस राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान शासन के सभी अंगों का व्यवस्थापिका, हाँ क्या होती है बेटा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों की तीनों रचना होती है यहाँ से, है ना। संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंधों को विनियमित करता है। संविधान देश के आदर्श को प्रकट करता है। संविधान जनता की सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक आस्था आकांक्षाओं पर निर्मित होता है। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग सारे के सारे देवी सज्जनों। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि चुनाव क्या है भाई। चुनाव एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सके, इच्छा हो तो उनको बदल भी दे, इस व्यवस्था को नाम चुनाव कहते हैं, है ना। चुनाव में मतदाता किस प्रकार से चुनाव करते हैं, तो यही फैसला कराने का चुनाव कर सकते हैं, साथ साथ वो अपने लिए कानून बनाने के लिए भी चुनाव कर सकते हैं, कानूनों को दिशा निर्धारित करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। इलेक्शन की बात कर रही है ना, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोकसभा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें बेटा, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 79% और अनुसूचित के लिए 41, और महिलाओं को 1/3 सीट, 1/3 जिसे हम बोलते हैं, 1/3 सीट आरक्षित की जाती है। ठीक है, क्या करना कि चुनाव से पहले मतदाता सूची को, जो मतदाता करने वाली सूची को सोचा जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि मतदाता का नाम सूची में शामिल हो जाए, है ना, सरकार की जिम्मेदारी है, मतदाता करने की उम्र में आ जाते हैं, तो इसलिए हर एक चीज को जहाँ पे जरूर रखना है। ठीक है, चुनाव का महत्व लिखिए, चुनाव का महत्व ध्यान रख लेना तुम लोग की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपने लोग शासन करते हैं, बिना चुनाव किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। नॉर्मली इसके ये यहाँ पर दे रखे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये भी हो गया लोकतंत्र चुनाव की विशेषता लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भैया हमारा 1980 में मंडल द्वारा आयोजित उच्च सिफारिश क्या थी, तो उसकी सिफारिश ये थी कि भैया पिछड़े वर्ग के लिए 27 आरक्षण देना। सरकारी निर्णय से उठाने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करती है। बात तो बहुत ईजी है। सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ है, तो 11 न्यायाधीश हो गए। आरक्षण के मामले में किसने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की अपेक्षा की, कैबिनेट ने आदेश जारी करके घोषणा लागू किया, राष्ट्रपति 27% आरक्षण पर फैसला लिया और सरकार ने आरक्षण को वैध कराया दिया। सर्कुलर जारी कौन करता है बेटा, सरकार जारी करती है। संसद और विधानसभा किसे कहते हैं, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं और राज्य स्तर पर ही इसको विधानसभा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे अधिकार किसका होता है, संसद का होता है, कहे तो पार्लियामेंट। किसका होता है, पार्लियामेंट। ठीक है, विधायिका किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, कानून बनाने अथवा विधि का निर्माण करने में महत्वपूर्ण होता है, विधायिका कहते हैं। चेंबर या सदन किसे कहते हैं, चेंबर संसद की भूमिका अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा गया, चेंबर सदन कहते हैं। पहले तथा दूसरे सदन के सदस्य किस तरह जुड़े जाते हैं, सीधी सी बात है, जो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता की ओर से असली अधिकारियों का प्रयोग भी करते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका सरकार आमतौर पर मतलब कार्यपालिका से होता है कि सरकार नीतियों को कार्य रूप देने का काम करती है, कार्यपालिका कार्य करती है, लागू करती है, कानून को लागू करने का काम होता है। ठीक है, कार्यपालिका 2 हिस्से होते हैं, एक स्थायी तथा दूसरा अस्थायी। स्थायी में कार्यपालिका में वो लोग आते हैं जिनमें लोक सेवा के या नौकरशाही कहते हैं, जो कि सरकार बदलने पर भी अपने पद पर बने रहते हैं, जबकि अस्थायी में राजनीतिक दलों के नेता आते हैं जो सरकार में शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल या चुनाव पर निर्भर करता है। मंत्रिसभा जो कोई फैसला करता है तो उसके क्रियान्वयन की नौकरशाही होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे ऊपर पद है, महत्वपूर्ण पद है, फिर प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता। सदन में बहुमत नेता को राष्ट्रपति देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, है ना, कैबिनेट मंडली होती है, उसके बाद ही मंत्रिपरिषद के बाद ही होता है। क्लियर है भाई। इसमें प्रधानमंत्री के कार्य, राष्ट्रपति के कार्य, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रपति के कार्य लिखिए, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए, इनके कार्य आपके पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, पालमपुर का सिस्टम भैया, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग क्यों हानिकारक है, पालमपुर गांव की कहानी में बताया गया ये। ठीक है, जल में घुल जाते पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन ये मृदा बहुत समय तक पानी धारण नहीं कर सकती, इसलिए भैया लोचा हो जाता है रासायनिक उर्वरकों में। पालमपुर बिजली के प्रसार में किस तरह मदद की थी भैया, गाँव प्रकाश के लिए जाता था, नलकूप सिंचाई में मदद मिलती थी। नॉर्मली तुम रीड कर सकते हो उसको। बहुविधि फसल प्रणाली
और खेती आधुनिक में क्या अंतर है? बहुविधि क्या है कि एक ही भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाना, बहुविधि मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट आ सकता है 2 नंबर पक्का। खेती की आधुनिक विधि क्या? भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों ने खेती के आधुनिक चीजें यूज कर ली, जैसे रासायनिक उर्वरक, बीज, खाद है ना, जुताई के लिए अच्छा इरिगेशन जो सिंचाई के लिए है ना, मशीनें खरीद ली, बड़ी बड़ी HIV सीड्स खरीद लिए है ना, उच्च पैदावार वाले चीजें खरीद लिए। अब आपके क्षेत्र में ये तो छोड़ो, इसको मत करना। भौतिक पूंजी से क्या आशा की विभिन्न प्रकार का इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन। तो भौतिक पूंजी, स्थायी पूंजी। भौतिक पूंजी क्या होती है? उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार के आगत की आवश्यकता होती है, जैसे भौतिक पूंजी कहलाती है। जैसे औजार हो गए, मशीन हो गए, भवन स्थायी, ये सब स्थायी में आता है। किसान का हल हो गया। कार्यशील पूंजी कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन में कई प्रकार कच्चे माल जैसे कि बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत धागा हो गया, है ना, कुम्हार द्वारा प्रयोग किया जाने वाली मिट्टी हो गई, या अगर आप गन्ना बना रहे हो तो उससे आप भैया उसकी, जैसे शक्कर बना रहे हो तो उससे गन्ना हो गया, ठीक है, कपड़े बना रहे तो कपास हो गया, कॉटन हो गया। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। संसाधन के रूप में लोग से आपके आप सीधी सी बात है कि अभिप्राय का वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों के वर्णन करने के लिए एक विधि है कि भैया डॉक्टर है तो एक तरीके से आपके लिए संसाधन है। संसाधन किसे कहते हैं? कि संसाधन वो होता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो समझ लीजिए हमारे पर्यावरण में जो भी वो सारी के संसाधन है, ठीक है। तो हमारी जो जरूरत थी कि इलाज की थी, डॉक्टर ने पूरी। डॉक्टर भी क्या है? एक संसाधन के रूप में लोग है हमारे लिए, एक इंसान ही है ना वो भी। दूसरे उत्पादन संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, मानव संसाधन कहते हैं। जनसंख्या को कौन सा संसाधन कहते हैं? जनसंख्या को मानव संसाधन कहते हैं। ध्यान रखना बेटा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मानव पूंजी में निर्माण में देश की शिक्षा की भूमिका है। शिक्षा अच्छी नौकरी, अच्छे वेतन के रूप में फला देती है। शिक्षा आर्थिक सामाजिक विकास होता है। शिक्षा सुन ले बेटा, कार्य कुशलता बढ़ती है। शिक्षा से विज्ञान की तकनीकी सहायता होती है। सभी व्यक्तियों की मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। राष्ट्रीय शिक्षा आय को बढ़ाती है, समृद्धि बढ़ाती है, ठीक है, सब कुछ बढ़ाती है भैया। ईमानदारी कसम इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बहुत। प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में किस तरह से भैया ये तो आने वाले छपने वाले क्वेश्चन 5 स्टार लगाना समय। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्रों में निम्नलिखित तरह को प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। इसको ही कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव आएगा बेटा, ठीक है बेटा। अब उत्खनन, विनिर्माण और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत होती है। इसको औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। आएगा बेटा, ध्यान रखना। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है भैया। तो प्रथम जो प्राथमिक क्षेत्र गया, जो फिर कृषि क्षेत्र के, उसमें क्या होता है भाई? उसमें सीधी सी बात है कि उसमें प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें उत्पादन किया जाता है भैया। जैसे तुमने कृषि करी, गेहूं बनाया, गन्ना, ये उसमें उगाया जाता है। इसमें सिर्फ इंडस्ट्री में लगे जाता है, इसमें सेवा दी जाती है सिर्फ, ठीक है। अब आर्थिक और आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जो आय को बढ़ाती है। गैर आर्थिक क्रिया व्यक्तिगत आय घटाती है। आर्थिक क्रिया अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का सेवा पूरा करती है, वो नहीं करती है, रोकती है, ठीक है। आर्थिक क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, समझ गए। बेरोजगारी की शब्द आप कैसे व्याख्या करेंगे? बेरोजगारी उस समय से विद्यमान होती है जब प्रचलित मजदूरी पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते, उस समय बल पर जनसंख्या विभाजन रह सकती है, ठीक है। जब 15 वर्ष की कम से। प्रचंड बेरोजगारी, मौसम बेरोजगारी, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इसमें, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ आपको SST माई निखिल सर में आपको दे रखा है, वहां पे मिल जाएगा पूरा PDF, ठीक है। भारत में आपको भैया और ये है कि गरीबी के प्रमुख 4 कारण है भैया कि निरंतर बढ़ती जनसंख्या, निरक्षरता, बेरोजगारी और सामाजिक कारण। इसको आप अच्छे से कर लेना भैया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? सीधी सी बात है 2 फरवरी 2006 को हुआ, 200 जिलों में, है ना। भारत में कोई व्यक्ति निर्धन ना हो, इसके अंतर्गत पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को, है ना, हर एक चीज मिल पाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं पढ़ के आता हूँ लास्ट में फटाफट से, मैं पढ़ के देखेंगे भैया। ये आपको मैंने बताया कितने, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अपने क्या है बेटा पूरे के पूरे महाद्वीप है, इसको ध्यान रखना है। अगला ये वाला है, इसमें से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सर्कल लगाऊंगा, वो आपका क्वेश्चन आएगा बेटा एग्जाम में। इसमें ध्यान रखना कि आपकी उत्तरी मैदान कहाँ है? सबसे पहले नॉर्थ उत्तरी मैदान। भारतीय महामरुस्थल कहाँ है? इसको प्रैक्टिस कर लो। अरावली श्रेणी याद कर लो। दक्कन का पठार इंपॉर्टेंट, मालवा पठार इंपॉर्टेंट, 3 श्रेणी याद कर लेना एक साथ। विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और महादेव पहाड़ी, ठीक है। इधर से बात करूं, महेंद्रगिरी 1501, अनाईमुड़ी मैंने आपको बताया था भी ये, है ना। और ये ध्यान रखना, पूर्वी तट कहाँ है? पूर्वी तट, पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट है, उधर पश्चिमी तट, बहुत इजी है तो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गारो खासी हिल, ठीक है। और बस इससे ज्यादा आपका सिस्टम यहाँ पर, तो छोटा नागपुर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ऐसे। बस इतनी सी चीजें हैं, बाकी ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया, ये ध्यान रख भाई, जितनी चीज मैं कोई बता रहा हूँ। और शिवालिक रेंज को ध्यान रख लेना, बस शिवालिक श्रेणी को, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। और काकोरम हिल को ध्यान रख लो ऊपर से, बस। चल इधर देख, इधर मैं तो बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ। हाँ, यहां से आते भैया तो नेशनल पार्क को ध्यान रखना, नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क हो गया,
रणथंभौर अपना याद रखना, राजस्थान में रणथंभौर चलता। मानस, काजीरंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया नॉर्थ ईस्ट वाले तो, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तराखंड है ना। दाचीगाम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट दाचीगाम भी, ठीक है। इधर से आपका शिवपुरी अपने मध्य प्रदेश का तो याद ही रख के जाना। गिर नेशनल पार्क बहुत ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इधर से फिर अगर बात करता हूं मैं वन्य प्राणी अभ्यारण्य की, तो भैया यहाँ पर आपका पोचेरम इंपॉर्टेंट है, मुडुमलाई हो गया, बांदीपुर हो गया, है ना। इधर से आपका महानदी वाला हो गया, ये सिरिस्का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिरिस्का, ठीक है। और यहाँ पर है आपका पक्षी अभ्यारण्य में अपना दो तो है, रंगाडिंतु और वेदांतंगल, बस दो ही तो है, तो दो उसको याद रखना, दो तो तुम याद ही रख सकते हो भाई। अब बात करता हूँ रिवर्स की। रिवर्स में ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी आपको बना क्या नहीं, क्वेश्चन आ गया ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बनाओ भाई, बढ़िया तरीके से यहाँ से निकलिए भैया, बम 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 बम, ऐसे बना के आना है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, ध्यान रखना, ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही पानी है, ठीक है, इस तरह से बनी है। दूसरी नदी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट अमरकंटक से निकली है अपनी, कौन सी बेटा, नर्मदा नदी, अरब सागर में गिर गई। कहां पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ये बात भी ध्यान रखना, ये भी पूछ लेते हैं उसमें, ठीक है। अब बढ़ते आगे से, महानदी यहां से निकली, डेल्टा बना रही, चिल्का झील भी आप इंपॉर्टेंट रखना, आ सकती है भैया। इधर से गंगा नदी, जो मोटी मोटी नदी उनको ध्यान रखो, गंगा नदी कैसे चल रही है, गंगा नदी यहाँ चल रही, बम 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 बम, ठीक है। इधर से आपको और क्या ध्यान रखना है, यहाँ से सिंधु नदी ध्यान रखना, सिंधु नदी यहाँ से हिट रही है, सिंधु नदी को यहाँ से बनाना भैया, सिंधु नदी बम, ठीक है भाई। आई मेरी बात समझ में, इस तरीके सिंधु नदी याद रख। और इसके अलावा जो तेरे लिए अच्छी नदी है, सांबर नमक झील देख यहाँ पर राजस्थान में, ठीक है, ये बात ध्यान रख, है ना। वुलर झील तेरी यहाँ पर, ये बात ध्यान रख बेटा, ठीक है। सिंधु नदी हो गया, सांगपुर नदी हो गया, बस इतना याद रख ले, बाकी तो तेरा काम पूरा का पूरा बन जाएगा, तेरा काम पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म होता है बेटा। और मैंने आपको बता दिया है होमवर्क में क्या है बेटा, होमवर्क में रिवीजन कर बढ़िया तरीके से। अब होमवर्क क्या ही दूं, पूरा पढ़ ले, पूरा पढ़ ले, एग्जाम बेटा तेरा एग्जाम है। पीडीएफ आपको मैंने बताया टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पीडीएफ आपको बेटा टेलीग्राम पर कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसमें आपको एमपी बोर्ड वाला पे मिल जाएगा, एमपी बोर्ड वाला पे मिल जाएगा। और मैंने मेरा चैनल भी बता दिया आपको बेटा, SST बाय निखिल सर पे भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने की, है ना। इस पे भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, दोनों पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, टेंशन ना लो, ये वीडियो अपलोड होगी तभी मिल जाएंगे आपको, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। और डोंट मिस कब बेटा, 14 मार्च को, ध्यान रखो 14 मार्च को 8:30 बजे भैया आना नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच भाई, तुमसे मिलता हूं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखे, अपनों का ध्यान रखे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं 8:30 बजे 14 तारीख को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, जय हिंद जय भारत।